हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 22 ऑफ मार्च से लेकर आपके पास 28 ऑफ मार्च तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस जो मतलब इससे पिछली वीडियो थी वो आपने कवर कर ली होगी और ये क्वेश्चंस के आंसर आप हमें दे देंगे। और उसके बाद आज हम पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, अपॉइंटमेंट एंड पर्सन्स इन न्यूज़। ठीक है, जो भी स्टैटिक ऐड होगा वो भी हम ऐड करेंगे साथ साथ, और जो चीज़ें लगती होंगी वो कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है बेटा वो किसके साथ डील करती है? ओलंपिक्स के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। गौर करते हैं क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। देखिए कहता है बच्चे आपके पास यहाँ पे जो ओलंपिक चैंपियन, अब ध्यान देना ये कौन थी, तो इनका नाम ये कौन थी वहां पर, तो ये स्विमर है एक्चुअली में। क्या नाम है इनका? क्रिस्टी ले कॉवेंट्री। अब आप इनको क्रिस्टी करके याद कर लो, बस इतने सारे नाम याद नहीं हो सकते, क्रिस्टी याद रखो। क्रिस्टी किस स्टेट से, किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो आप याद रखेंगे जिम्बाब्वे से। और कौन थी बच्चा ये, तो ये पुरानी क्या कह सकते हैं आप यहाँ पे, फॉर्मर स्विमर है या रिटायर्ड स्विमर भी आप इन्हें बोल सकते हैं। और गौर करने वाली बात है कि इन्होंने 7 बार ओलंपिक्स विनर हैं ये। ठीक है, तो 7 टाइम ओलंपिक्स विनर है। अब कब कब या कहाँ कहाँ खेली हैं हमारे इतने काम का नहीं है। ठीक है, बस 7 टाइम ओलंपिक विनर है ये। कहता है बच्चे इनको 10वें नंबर का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। किसके लिए? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कितने सालों का टेन्योर है बच्चे? 8 साल का। तो गौर करने वाली बात हुई, क्रिस्टी किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो आंसर होगा जिम्बाब्वे। और जब हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या अपॉइंट हुई है वहां पर? ये अपॉइंट हुई है एज अ प्रेसिडेंट। और कौन से नंबर की प्रेसिडेंट? तो 10th नंबर की प्रेसिडेंट। अगला कहता है शी सिक्योर्ड द पोजीशन थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। अब गौर करो बच्चे, जैसे हमारे यहाँ जब वोटिंग होती है तो बैलेट पेपर होते हैं, तो वैसे यहाँ पर कौन सा वाला बैलेट लिखा हुआ है आपके पास? सीक्रेट बैलेट। अमंग 7 कैंडिडेट्स ड्यूरिंग 144th। गौर करो कौन सा सेशन चल रहा था और उस सेशन में ये सब कुछ हुआ है, तो गौर करने वाली बात है 144th IOC सेशन। और कहाँ पर हो रहा था? कोस्टा नवरीनो, ग्रीस में हो रहा था। तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा इन्होंने किसको सक्सीड करा है? तो कई बारी आपने और मैंने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है कि थॉमस बैक जो थे वो कौन थे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरपर्सन थे या प्रेसिडेंट थे, उनको सक्सीड करा है। और अब ये क्या बन चुकी हैं, ये ध्यान देने वाली बातें आती हैं बच्चे। ठीक है, क्या बन चुकी हैं? फर्स्ट वुमेन और पहली अफ्रीकन, क्योंकि जिम्बाब्वे कहां पर आता है? अफ्रीका में, टू सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ IOC। तो एक और क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ गया। अगला कहता है ये बॉडी कब बनी थी? 1894। ये बॉडी बनी कहाँ पे थी? पेरिस फ्रांस में बनी थी। पर इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? लाउसाने, स्विट्जरलैंड पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पहला जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो अपॉइंटमेंट का था। और किसकी अपॉइंटमेंट की यहाँ पर बात की जा रही थी, तो आप याद रखेंगे क्या नाम था इनका? इनका नाम था क्रिस्टी करके। तो बस क्रिस्टी याद रख लो, इतनी बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए बच्चा, अब बात करते हैं किसके बारे में। जब आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं, जब आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो इसमें एक इंडियन वुमेन भी है। गौर करने वाली बात है, उनका नाम क्या है? नीता अंबानी। क्या नाम आता है बच्चे आपके पास? नीता अंबानी। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है अपने पास, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, आइए आज हम सीखते हैं ओलंपिक से बनने वाले क्वेश्चन और उसके साथ और क्या क्या फैक्ट जुड़ सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, जब भी हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, ठीक है, सबको पता है 4 सालों में होने वाला एक इवेंट आपके पास आ जाता है जिसमें मल्टी स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब आप ओलंपिक्स की बात करते हैं बच्चे, अब यहाँ पे गौर करना, जो पहले एंशिएंट ओलंपिक्स हुए, ठीक है, जो पहले एंशिएंट ओलंपिक्स हुए थे वो कब हुए थे? तो 776 BC। और कहाँ पर हुए थे बच्चे? ग्रीस में हुए थे। तो ये आपको यहाँ पर पहला पॉइंट क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1896, क्या हुआ है बच्चे हमारे पास? पहले मॉडर्न ओलंपिक्स। अब ये क्वेश्चन जानने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर में बनता है कि पहले मॉडर्न ओलंपिक्स कहां पर हुए थे, तो इसका आंसर है एथेंस। और एथेंस कहां पर आता है बच्चे? तो आप याद रखेंगे कहां पर आता है? ग्रीस में। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन आपके पास, तो 2 हमने स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन इसके साथ जोड़ लिए। अगली अगर हम बात करते हैं बच्चे, अगर हमसे पूछा जाए कि फादर ऑफ, ध्यान देना यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कौन है, तो इसका आंसर आपके पास आएगा पिया। अब इनको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे वो आप देख लेना, क्योंकि फ्रेंच नेम है बेटा ये आपके पास यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे पेरे दी
क्योबर्टिन, अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप इसे चेक कर लेना है ना, क्योबर्टिन, ये आप नाम इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। आइए, अच्छा उसके अलावा इंडिया के पास भी अपनी खुद की एक बॉडी है जिसका नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ध्यान देंगे, हमारे इंडिया के पास अपनी खुद की बॉडी है जिसका नाम है इंडियन ओलंपिक, ध्यान देने वाली बात है, एसोसिएशन। ये बॉडी कहाँ पे काम करती है, इंडिया के लिए काम करती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसकी चेयरपर्सन कौन है बच्चे, पीटी उषा, सबने सुना होगा इनके बारे में। और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, नई दिल्ली। तो आपको वर्ल्ड का तो चलो इंपॉर्टेंट है ये, साथ में अपने इंडिया वाला भी यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और गौर करने वाली बात है, ये बॉडी कब बनी थी हमारे पास, तो आप याद रखेंगे 1927 में ये बॉडी हमारे पास बनी थी। क्लियर हो गया। अब आते हैं फ्यूचर ओलंपिक्स वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि अब हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो इसके साथ और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ओलंपिक्स होने हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहला देखते हैं 2024 के कहाँ पर हुए थे बच्चा, पेरिस फ्रांस में, ठीक है, याद रखना। और मैं SO लिख रही हूँ, SO का मतलब हो गया समर ओलंपिक्स, ठीक है, सेकेंड। इसके बाद दूसरे जो हुए थे, ठीक है, ध्यान देना आपने यहाँ पे, जो सेकेंड होंगे बच्चे वो कहाँ पर होंगे, मिलान, ध्यान देने वाली बात है। और कब हुए थे पहले वाले, तो 2024 में, पिछले साल हुए, आपको पता है, ठीक है, मिलान। और उसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो मिलान के अलावा एक और कंट्री वहां पर आती है जिसका नाम आपके पास क्या आता है, कॉर्टिना। अब याद रख लेना इसको, कॉर्टिना, डी करके, अब बस कॉर्टिना डी याद रखो। ये कंट्री कहां पर आती है बच्चे, इटली में, याद रखेंगे। और 2026 के, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूं, 2026 के जो कौन से वाले गेम होने हैं हमारे पास, विंटर ओलंपिक्स होने हैं बेटा, वो कहां पर होने, इटली में होने हैं, ये आपने यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो WO का मतलब क्या हो गया, विंटर, तो समर 2024, 2026 में कौन से होने वाले हैं बेटा, विंटर, ये आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। दो हो गए। तीसरे की जब हम बात करते हैं बेटा, तीसरे होंगे, अब फिर से कौन से आएंगे, समर ही आएंगे ना, दूसरा। तो तीसरे आपके पास आएगा यहाँ पे समर ओलंपिक्स, याद रखना है आपने, ठीक है। और समर ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे, अगले वाले, मतलब 2026 हो गया तो अगले वाले कौन से होंगे आपके पास यहाँ पे, 2028 के, ध्यान देना। अब गौर करो, 2024 का जो समर ओलंपिक्स था और जो 2028 है उसमें कितने सालों का गैप आया, 4 सालों का, ठीक है। तो ये वाला कहाँ पर होना है बेटा, तो ये होना है आपके पास लॉस एंजलिस, USA में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मतलब ये हो गया अपने पास। अब तीसरा देखो, चौथा देखो, चौथा कौन सा आएगा, फिर से विंटर ओलंपिक आएंगे ना यार, क्योंकि देखो 26 में हुआ है तो 26 के बाद अब अगला कब होना है, 30 में होना है अपने पास। जो 30 में होना है बच्चे वो कहां पर होना है, 30 वाला होगा आपके पास फ्रेंच एल्प्स, माउंटेन्स है, माउंटेन रेंज का नाम है ये, वहां पर फ्रांस में आपके पास खेला जाएगा। और कब खेला जाएगा बच्चे, तो 2030 के अंदर ये खेला जाएगा। और कौन सा वाला होगा ये, तो आप गौर करेंगे कौन सा आ गया, विंटर ओलंपिक्स आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया 30 तक का। अब हम 32 की बात करते हैं, ठीक है। 32 में अगेन कौन से वाले आएंगे बच्चा, 32 के अंदर फिर से आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे समर, विंटर हो गया ना, हाँ। तो अगले कौन से आए अब आपके पास, 5th आएगा ना, तो 5th आएगा आपके पास यहाँ पे 2032 वाले जो आएंगे बच्चे, जो कि कौन से वाले होंगे आपके पास, 32 वाले, याद रखना है आपने, 32 वाले समर होंगे। और समर ओलंपिक्स ये कहाँ पर होंगे, ब्रिस्बेन, कहाँ पर होंगे बच्चा, ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन प्रेजेंटली कहाँ पर आता है, ऑस्ट्रेलिया, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो 6th नंबर के, अब समर हो गए तो फिर कौन से होंगे, विंटर होंगे आपके पास, ये होंगे उताह सिटी, ये कहाँ पर आती है, USA में। और ये जो है वो उताह सिटी आ जाएगी आपके पास। और कब होंगे ये, 2034 में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 2034 तक का चार्ट आप अपने पास बना के रखेंगे। और अब एक चीज गौर करने वाली है, जो 2036 के जो ओलंपिक्स होने हैं अभी उनका क्लियर नहीं है, उनके लिए 9 कंट्रीज ने अपने नाम दे रखे हैं कि वो चाहती हैं कि वहां पर कराया जाए। उसमें से एक नाम किसका है बच्चे, तो आप याद रखेंगे एक नाम किसका है, इंडिया का। और इंडिया के किस स्टेडियम में होगा वो, तो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसके बारे में बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि किसके साथ जुड़ता था, ओलंपिक्स के साथ, ये हमने कवर कर लिया। और स्टैटिक जो ऐड होता था वो भी ऐड कर लिया, ठीक है। आइए अगला वाला देखते हैं और अगला करंट अफेयर क्या कहता है समझते हैं। अगला कहता है बच्चे, एक और अपॉइंटमेंट हुई है हमारे पास, क्या कहती है अपॉइंटमेंट, कहता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
5 नए मेंबर्स को अपॉइंट करा है, ठीक है, और 5 नए मेंबर्स को जो कि अपनी अपनी फील्ड में क्या है बच्चे, एक्सपर्ट हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स में इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अब देखो बेटा क्यों किया गया है, नाम से क्लियर हो रहा है, नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर को और आगे बढ़ाना है, इंश्योरेंस सेक्टर को के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट लेकर आना है, उस सेंस में ये बोला गया है, ठीक है। तो क्या कहता है, इंश्योरेंस सेक्टर्स ओवरऑल फ्रेमवर्क इन द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। तो सीधी सीधी बात हो गया, जो इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी है जो कि किसके अंदर काम करती है, IRDAI के अंदर, उसके अंदर 5 अपॉइंटमेंट हुई है और वो एक सेक्टर में नहीं हुई है, 5 अलग अलग सेक्टर्स में कराई गई है, ठीक है। क्या कहता है, वो कौन कौन है यहाँ पर, तो पहला पढ़ते हैं श्री MR कुमार, दिनेश कुमार खारा, विशाखा मुले, ठीक है, उसके बाद नीलेश शाह और एलाइस जो इनके नाम है वो अब आप यहाँ पर देख लेंगे, इसको यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। अगला कहता IAC इज इंस्ट्रूमेंटल इन एडवाइजिंग, ध्यान देना बच्चे, ये IAC वाली जो बॉडी है ये करती क्या, ये एडवाइस करती है किसको, IRDAI को, किस मैटर पे, रेगुलेटरी मैटर्स, किससे रिलेटेड बच्चा, इंश्योरेंस से रिलेटेड। कहता है कमेटी कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 25 मेंबर्स, जिसमें चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो ये नहीं होते हैं, ये अलग होते हैं, उसके अलावा ये सारे हो सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो एक हमारा भी कह सकते हैं आप, एक टैगलाइन चल रही है इसके लिए जिसका नाम है विजन फॉर इंश्योरेंस, विजन फॉर इंश्योरेंस टू ऑल। ये हमें कब तक कवर करना है, 2047 तक, ठीक है, ताकि हम जितनी भी भारत की जनता है उसको लाइफ, उसको हेल्थ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो कि मेजर है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे सबके लिए, वो करवाई जाए। क्लियर हो गया। और अभी अभी मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था कि रिसेंटली LIC को क्या मिला था बच्चे, तो LIC को रिसेंटली क्या दिया गया था, 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड का टैग यहाँ पर मिला था, ठीक है। ये अभी आपने करंट अफेयर में पढ़ा था, 3rd मार्च का करंट अफेयर है कि 8th मार्च का करंट अफेयर है, हाँ 8th मार्च का है, 8th मार्च के आसपास का करंट अफेयर है, उस पर शीट पे चेक कर लेना, हमने वहां पर LIC के बारे में पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उसके बाद है IAC की स्थापना कब हुई थी, 2000 में, और किसके द्वारा की गई थी, आप सबको लग ही गया पता। और ये एक्ट कब आया था, ध्यान देना, 1999 में, और IRDAI के चेयरपर्सन कौन है, देवशीष पांडा। ये अभी कुछ ही पिछले साल अपॉइंट हुए थे, पिछले साल हमने करंट अफेयर में करे थे। हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं, हैदराबाद, और हैदराबाद कहां पर आता है, तेलंगाना। और कब बना था बच्चे, 1999 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं इसके साथ का क्या बनता है। अगला कहता है बच्चे, ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मैंने आपको ट्यूनेशिया के बारे में पहले भी बताया हुआ है कि ये कंट्री कहां पर आती है, तो आपको याद रखना है ये ट्यूनेशिया जो कंट्री है ये कहां पर आती है, अफ्रीका में आती है। और अफ्रीका के किस साइड आती है, तो आप ध्यान देंगे नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। किसके साथ बॉर्डर बना रही है, तो एक बहुत बड़ा सी है वहां पे, क्या नाम है उसका, मेडिटरेनियन सी। और याद करो मेडिटरेनियन सी से मैंने आपको बनने वाले फैक्चुअल क्वेश्चन पहले भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना, बताया ना कि विंटर में जो क्या होती है, रेनफॉल होती है, उसका कारण क्या होता है, मेडिटरेनियन सी से आने वाली हवाएं, जिनको क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेडिटरेनियन इज नोन फॉर सिट्रस फ्रूट, ये भी हम बात पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब आइए, तो जो अब क्लियर हो गया आपके पास। अब देखिए, अगर आप एक चीज और सोचे यहाँ पे कॉमनली, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे मान लेते हैं कि ये ऊपर एक कॉन्टिनेंट है, क्या नाम आता है इसका, यूरोप, और यूरोप के नीचे क्या स्टार्ट हो रहा है बच्चे, यहाँ पे अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक स्ट्रेट आता है, ये मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया हुआ है, एक स्ट्रेट आता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या नाम है बच्चे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर पूछे तो ये मेडिटरेनियन सी में ही आएगा स्ट्रेट आपके पास। ये 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट भी कर रहा है और 2 कंट्रीज को सेपरेट कर रहा है। तो यूरोप की कंट्री का नाम हो गया आपके पास स्पेन, और अफ्रीका वाली का नाम क्या हो गया, मोरक्को। क्या नाम हो गया यहाँ पर, मोरक्को। ये क्लासेस में कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, लिखवाया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का क्या करंट अफेयर है इसके बारे में बात करते हैं। कहता है
ट्यूनेशिया की प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका, कायस सैयद, ठीक है। अब क्या सैयद या सैयद तुम्हें जैसे याद रहे वो याद करो। कहता है अपॉइंटेड सारा, तो तुम याद रखो यहाँ पे सैयद ने सारा को अपॉइंट करा, याद रखो, ठीक है। कहता है एज द न्यू हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कहता है इसके बाद का दिस मार्क द 4th प्राइम मिनिस्ट्रल चेंज, आगे सिंस किया सैयद एज्यूम द प्रेसिडेंसी इन जुलाई 2021। उसके बाद कहता है सारा जफरानी जो है बेटा वो ट्यूनेशिया की क्या बनी है, सेकेंड वुमेन। अब यहाँ पे थोड़ी पिक्चर गलत है, ये ध्यान रखना, औरत है बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। पीएम आफ्टर नजला बाउद्दीन, जो कि इनकी रिटायरमेंट हो चुकी है या फिर ये निकल चुके हैं, ठीक है। कहता है ट्यूनेशिया किस कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका। कैपिटल क्या आती है, ट्यूनिस, और करेंसी क्या आती है, ट्यूनेशियन दिनार, ठीक है। तो सारा औरत है बेटा, आदमी नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। सारा क्या है आपके पास, औरत है, याद रखना। इसकी अपॉइंटमेंट करी है किसने, क्या बनी है बच्चे, वहां पर जाकर याद रखेंगे, नई प्रधानमंत्री बनी है। और गौर करने वाली बात है किसने अपॉइंट करा है, हमें भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो वहां पर भी किसने अपॉइंट करा है, प्रेसिडेंट ने ही करा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला करंट अफेयर। अगला आता है बच्चे आपके पास नामीबिया। जब भी हम नामीबिया की बात करेंगे, अगेन ये कंट्री भी कहां पर आती है, अफ्रीका में ही आती है। कहां पर आती है बच्चे ये कंट्री, अफ्रीका में ही आती है, पर अफ्रीका में किस साइड आती है, तो याद रखने वाली बात है साउथ वेस्टर्न पार्ट में आती है। किस में आती है बच्चे, अफ्रीका, मतलब मान लो कि ये अफ्रीका हो गया, तो अफ्रीका का साउथ क्या हो गया ये, तो वेस्टर्न क्या हो गया ये, तो इस साइड कहीं पे आती है। तो अफ्रीका के मतलब इंडिया वाली साइड नहीं है, इस तरफ को आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जानने वाली बात है आज एक और नामीबिया हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। नामीबिया में एक और जानने वाली बात है बेटा कि यहां पर एक डेजर्ट आता है जिसका नाम है नामिब, याद रखना है आपने, नामिब भी बोलते हैं उसको। नामिब एक आ जाएगा आपके पास क्या, डेजर्ट, और एक डेजर्ट बहुत बड़ा यहां पर जिसका नाम है कालाहारी, ठीक है। तो कालाहारी भी किस कंट्री के पास है, तो आप याद रखेंगे नामीबिया के पास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपने अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस को पढ़ा होगा जिसमें आता है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो याद रखना है नामीब, जैसे सुनो इस तरीके समझो इसको, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न कहां पर आता है बेटा, मकर रेखा इसे कहते हैं, ये साउथ में आएगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है बच्चे वो 10 कंट्रीज से पास होकर जाता है। उन 10 कंट्रीज में से एक कंट्री कौन है बच्चे, एक है नामीबिया, जो कि किस कॉन्टिनेंट में आती है, अफ्रीका में आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करंट अफेयर है समझते हैं। ये आपके इसमें क्वेश्चन था, लेबर इंस्पेक्टर में भी क्वेश्चन था, ठीक है। देखो नंदी से याद रखा है मैंने भी, ठीक है। नंदी जो है वो क्या बनी है, नामीबिया की पहली फीमेल और 5वीं प्रेसिडेंट बनी है। कहां पर, तो नामीबिया की कैपिटल में कोई हाउस है, वहीं पर इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। कहता है शी सक्सीडेड, कौन जा रहा है वहां पे, तो नंगोलो, अब जो भी बेटन का नाम बहुत खतरनाक है, गोलो गोलो गोला ऐसे समझो, गोला गया नंदी आ गया, ठीक है। तो गोला गया और कौन आ गई, नंदी आ चुकी है, याद रखना है आपने, इस ऐसे याद रह सकता है बेटा। और क्या लिखा है यहाँ पे, शी became the first woman to elected president of a South African country. She was the only woman among the 15 presidential candidate in the 2024 elections. इतना डेप्थ में मत घुसना, बस आपको पता होना चाहिए पहली फीमेल, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं क्या आता है। अगला द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फीमेल, ये सब आप इसके साथ पढ़ लेंगे और कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। चलिए कैपिटल क्या है बच्चे इसकी, विंडहुक, और करेंसी क्या आती है, नामीबियन डॉलर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हो। और मैंने क्या बताया आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितनी कंट्रीज से पास करके जाता है बच्चे, 10 है। 10 में से एक कौन सी है आपके पास, एक आती है नामीबिया। अगला एनडीबी, ध्यान से सुनते हैं पहले एनडीबी के बारे में, ठीक है। एनडीबी के बारे में पहले बेसिक बातें समझ लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से इसे क्लियर रखेंगे, ठीक है। आइए, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है, जिसको पुराना नाम क्या था, जिसका पुराना नाम क्या था, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक और नाम क्या था, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ये ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक था जो किसने बनाया था बच्चे, यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज ने। और कब बनाया था, तो 2014 में, ध्यान से सुनना, 2014 में 6th ब्रिक्स मीटिंग चल रही थी। दो गौर करेंगे कौन सी मीटिंग चल रही थी, 6th ब्रिक्स मीटिंग चल रही थी। और वहां पर
क्या बोला गया था वहाँ पे, इस समिट के अंदर बोला गया था कि हमें एक क्या बनाना चाहिए, एक डेवलपमेंटल बैंक बनाना चाहिए, और उस बैंक का नाम क्या बनेगा आपके पास, न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपने याद यहाँ पर रखना है। क्लियर हो गया। अब इसके साथ क्या लिखा है कि अच्छा, अब अगर हमसे पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप किन के पास है, तो आपको तो पहला तो याद ही हो गया बच्चे, पहली कंट्रीज कौन सी आ जाएंगी, ब्रिक्स आ जाएंगे। ब्रिक्स में कौन कौन आ जाएगा आपके पास, ब्राजील, ब्राजील के बाद रशिया, रशिया के बाद इंडिया, इंडिया के बाद चाइना, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ऐड कर लेना, अल्जीरिया आ जाएगा आपके पास, उरुग्वे आ जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, कौन सा आ जाएगा आपके पास, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद आ जाएगा उरुग्वे, और उरुग्वे के बाद अगर आप बात करते हैं इजिप्ट आ गया। ठीक है, इजिप्ट, एक हमारा पड़ोसी देश भी यहाँ पर है जिसका नाम है बांग्लादेश, याद रखना है आपने, और बांग्लादेश के अलावा एक आ जाएगा आपके पास यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, और एक और कंट्री जिसका नाम क्या आएगा, इंडोनेशिया, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। किसके मेंबर है बेटा, ब्रिक्स के मेंबर नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, मैं आपको किसके मेंबर बोल रही हूँ, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आइए, और कब बना था तो ये आपको लगी गया पता, और इसके हेडक्वार्टर आ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखा हुआ है। अगला कहता है, अब क्या करंट अफेयर है, कहता है डिल्मा वाना रुसफ। ठीक है, तो दिल में याद रखो, दिल में है ना, बैंक के लिए, बैंक ऐसे याद रखो यार, बैंक में पैसा लेने के लिए दिल में हौसला रखना पड़ता है, तो तुम दिल में याद रखो इसको। ठीक है, तो दिल में द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, इनको री इलेक्ट किया गया है, किसका प्रेसिडेंट, ध्यान देना, ऑलरेडी थी ये, री इलेक्ट हुई है, याद रखना है आपने, और किसकी बनी है मेंबर, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, और कब तक पावर पे बैठी रहेंगी, याद रखना है 2030 तक, ये आप यहाँ पे क्लियर रखेंगे। कहता है दिस डिसीजन केम आफ्टर रशिया प्रपोज्ड, कुछ याद है 2024 का ब्रिक्स कहां पर हो रहा था, कजान, रशिया में हो रहा था, ये वहां पर डिसीजन लिया गया था। ये 36th प्रेसिडेंट है ब्राजील की भी, उसके बाद इनकी इंपीचमेंट हो गई थी, इनको ऑफिस से निकाल दिया गया था, पर उसके बाद अब ये क्या कर रही है, शी वॉज द ओनली वुमेन टू होल्ड द ब्राजीलियन प्रेसिडेंसी। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है, और इसमें और घुसने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दिल में याद रखो, है ना। चलिए अगले कौन आते हैं बच्चे, इंटैक। आप सबको पता होगा, हम सब ने जब भी हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, हम एक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, क्या नाम है उसका, यूनेस्को। तो यूनेस्को तो वर्ल्ड लेवल पे क्या कर रहा है, इंडिया की ही साइट्स को नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी साइटें हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही बच्चे इंडिया में भी एक बॉडी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, याद रखना है। इसके नए चेयरपर्सन बने हैं, क्या नाम है उनका, अशोक सिंह ठाकुर। ये चेयरपर्सन बने कितने टर्म के लिए, 3 साल, और ये मीटिंग कहां पर हो रही थी, नई दिल्ली में, वहां पर ये बने हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या करती है ये बॉडी। तो कहता है इस बॉडी की स्थापना हुई थी 1984 को, और ये मेन काम क्या है इसका, तो इसका मेन काम है हेरिटेज कंजर्वेशन करना, मतलब जो भी विरासती बिल्डिंग्स हैं, ये जो भी विरासती चीजें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है, उसको कंजर्व करना किसकी ड्यूटी है, इस इंटैक की ड्यूटी है। ठीक है, अगला कहता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट नेशन वाइड, इंडिया के अंदर काम करती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ हाथ मिलाती है, सिविल सोसाइटीज़ के साथ हाथ मिलाती है, ताकि किन्हें बचा सके, मॉन्यूमेंट, आर्टिफैक्ट और इकोसिस्टम को बचा सके। इंटेक चार्टर वाज अडॉप्टेड इन 2004, ये इतना काम का नहीं है, बस इतना आपने यहाँ पर पढ़कर खत्म करना है। तो कौन बने हैं इसके, अशोक सिंह ठाकुर, ये आपने नाम यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे आपके पास। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बॉडी, तो आप इसको पढ़ लेंगे एक बारी के लिए। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला करंट अफेयर क्या आता है इसको कवर करना शुरू करते हैं। अगला आता है, आपको पता होगा बेटा, एक चीफ थे, एक हेड थे जिनका नाम था ब्रिज करके, ब्रिज कुमार था या फिर इस तरीके से एक नाम था, ब्रिज करके। ठीक है, और उनके कारण जो है उनके ऊपर एक सेक्सुअली हरासमेंट का केस लग गया था। ठीक है, तो तब से जो हमारा WFI है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके कोई चेयरपर्सन नहीं थे। ठीक है, हाँ ये देखो नाम लिखा ना, ब्रिजभूषण सिंह। ठीक है, इनके ऊपर एक चार्ज लग गया था सेक्सुअल हरासमेंट का, और उसके बाद ये भी इनके ऊपर चार्ज थे कि इनकी वजह से जो है, और इनके कुछ फेलियर्स के कारण इलेक्शन नहीं हो पाए थे किसके, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के। उसके बाद फिर ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, और कुछ रेसलर्स जो हैं उन्होंने एलिगेशंस भी लगाए थे। ठीक है, याद होगा आपको, उसकी वजह से इनकी पूरी की पूरी अपॉइंटमेंट रुकी हुई
थी, अब वो अपॉइंटमेंट कर दी गई है। तो ध्यान देंगे कौन आए हैं बच्चे यहाँ पे, संजय कुमार सिंह प्रेसिडेंट बने हैं किसके, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। कहाँ पर इलेक्ट हुए, तो याद रखेंगे ब्यूरो मेंबर ऑफ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया। और ये कहाँ पर हो रहा था बच्चे, अमान जॉर्डन में ये हो रहा था। कितने वोटों से जीते, हमारे इतने काम का नहीं है, ठीक है, बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और ये जो बॉडी है UWW, ये 1912 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे। और उसके अलावा जब हम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये कब बना था, हमारा सॉरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना था, 1967 में बना था, याद रखेंगे बच्चा। इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं, याद रखना है आपने। और इसके अभी नए चेयरपर्सन कौन बने हैं बच्चे, तो इसी के नए चेयरपर्सन बने हैं संजय कुमार सिंह, ठीक है। चलिए हो गया अपने पास, ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लेटर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स सस्पेंडेड द WFI, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। और आयोग के बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं, ठीक है। कहता है इन मार्च 2025 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स लिफ्टेड द बैन ऑन WFI एंड रिस्टोर्ड इट रिकॉग्निशन एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। तो ये बैन किसने हटाया है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं। अगला आता है NIH के क्या बने हैं बच्चे, एक नए डायरेक्टर बने। ये इंडिया के नहीं बने हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। क्या लिखा हुआ है, कहता है डॉक्टर J भट्टाचार्य, इंडियन ओरिजिन, इंडियन अमेरिकन है, ये प्रोफेसर हैं एट स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन, was confirmed as the 18th director of Maryland, ध्यान देना ये USA में है, USA based National Institute of Health by the United Nation या United States Senate, ठीक है। सीधी सीधी बात है, कितने वोटों से जीते, कोई काम का नहीं है। किससे सक्सीड कर रहे हैं, बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है। तो मतलब जैसे हमारे यहाँ हेल्थ बॉडीज़ हैं जो किससे डील करती हैं, हेल्थ वगैरह से डील करती हैं, ठीक वैसे ही वहाँ पर जो है वो यहाँ मतलब जो अमेरिका है वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है अब आपके पास, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है EAC प्राइम मिनिस्टर मेंबर, ठीक है। देखो बेटा, आप सबको पता है नीति आयोग के बारे में, सबने सुना है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग ही संभालता है किसको, इसको, यहाँ पे EAC को। EAC का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। हम सबको पता है, हमारे नेता थोड़े से पढ़े लिखे नहीं है, थोड़े नहीं बहुत ही पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको इकोनॉमिक्स की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, संजय कुमार मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ ED, पहले ये ED जो है बच्चे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है, इनको अपॉइंट किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वैकेंसी पड़ी हुई थी, क्योंकि कौन खत्म हो गए थे, मतलब किसकी डेथ हो गई थी, विवेक देवरॉय की। और अब ये उससे पहले क्या थे, ED थे, पर अब क्या करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे मदद करेंगे बच्चा, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को मदद करेंगे किन मैटर्स पे, इकोनॉमिक इश्यूज़ पे उनको मदद यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कौन कौन से मुद्दों पे मदद कर सकते हैं, सबसे पहला इन्फ्लेशन, ठीक है। किन किन मुद्दों पे बात होती है, इन्फ्लेशन पे। सेकंड आपने याद रखना है, इन्फ्लेशन आ गया आपके पास, इन्फ्लेशन के बाद इंडस्ट्रियल आउटपुट आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसा है, उस पर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस आ जाएगा। ये सब फैक्टर बन जाते हैं किसके साथ बच्चे, किसके साथ जुड़ जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जो ये EAC है बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, EAC इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ये कौन सी है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ये आपके पास क्या आती है आपके पास, ना ये, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अपने तरीके से काम करती है। और किसको सलाह देती है बच्चे, हमारे प्राइम मिनिस्टर को सलाह देती है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके पास। और EAC आपको बता दिया मैंने किसको एडवाइस करती है, प्राइम मिनिस्टर को। द काउंसिल इज चेयर्ड बाय, ध्यान देना काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है, सुमन बेरी है। तो फिर अब आपके दिमाग में आएगा ये कौन अपॉइंट हुए, क्या लिखा है वहाँ पर, देखो ज़रा सा, फुल टाइम मेंबर लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसके EAC के चेयरपर्सन है सुमन बेरी, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास, नेशनल, और नेशनल के बारे में भी बात करके इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए
ध्यान से सुनते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ जुड़ सकती हैं और क्या क्या करंट अफेयर इसके साथ ऐड हो सकता है। ठीक है, आइए। कहता है बच्चे, जो 4th नेशनल सागरमाला, कुछ याद आया? सागरमाला किसकी कनेक्टिविटी बढ़ानी थी? अगर आपको याद होगा, सागरमाला जब भी हम बोलते हैं तो इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, ठीक है, जब हम इंडिया के कोस्टल रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक की हम यहाँ पर पूरी की पूरी इस सागरमाला की बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सागरमाला इनिशिएटिव की जब हम बात करते हैं, इसको मोदी सरकार ने स्टार्ट करा था कब, या मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने स्टार्ट करा था कब? 2015 में। ठीक है, कब स्टार्ट करा था बच्चे? 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था सागरमाला इनिशिएटिव को, जिसके अंदर मेन जोर किस पे देना था? पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बढ़ाना था, कोस्टल कम्युनिटी बढ़ानी थी, और पोर्ट्स को मॉडर्नाइजेशन तौर पर, मतलब उनको क्या करना था, सीधी सीधी बात है, पोर्ट्स को और आगे कैपेबल बनाना था ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या बोला है, एक और चीज़। ठीक है, अब आते हैं 4th सागरमाला। गौर करना है, सागरमाला प्रोजेक्ट एक अलग है, उसी प्रोजेक्ट की कमेटी है जिसकी मीटिंग हुई है, ध्यान देना, अंडर द यूनियन मिनिस्टर। कौन है यहाँ पे? सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे। कहाँ पर हुई है इनकी मीटिंग? नई दिल्ली में। टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ की प्रोजेक्ट। ठीक है, कि हमने सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर अब तक क्या क्या अचीव करा, उसके लिए एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है। ठीक है, कहता है इस मीटिंग में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अनाउंस करा है कि प्लान ऑफ सागरमाला 2.0, ठीक है, अभी 1 तो सक्सेसफुल है ये, 2.0 भी, और इस 2.0 का एम क्या रहेगा कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है और इंडिया की जो पोजीशन है उसे मैरीटाइम लीडर बनाना है। ठीक है, आप सबको पता है इंडिया 2047 पे विकसित भारत की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे। ही लॉन्च सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव S2I2, अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, जिसका एम क्या है? इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है। किस सेक्टर में बच्चा? मैरीटाइम सेक्टर में। ठीक है, सीधे सीधे फैक्चुअल करंट अफेयर है और इसमें कोई और बारी बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना पैसा दिया गया, कितना क्या हुआ, अब अगले शीट पे लिखा भी हुआ है, इतना हमारे काम का नहीं है, आप इसे वैसे ही पढ़कर इसे वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, कितना बजटरी है, नहीं काम का है बच्चे। और एक और चीज़ है ना, सागरमाला पोर्ट्स कनेक्टिविटी वाला आ गया आपके पास, और भारतमाला नेशनल हाईवे वाला है। ठीक है, भारतमाला कौन सा है बच्चे? नेशनल हाईवे वाला है, वो अलग है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं। अगला आता है केरला, पहला ऐसा राज्य बना है बच्चे जिसने सीनियर सिटीजनशिप कमीशन बनाया है। सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया है, ये केरला ने पहली बार इस तरीके से करा है। समझते हैं क्या लिखा है। कहता है केरला पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसने किस बिल को पास कर दिया? सीनियर सिटीजन कमीशन। और क्यों किया है बेटा सीनियर सिटीजन कमीशन को? ताकि क्या किया जा सके, उनके राइट, उनके वेलफेयर, उनका रिहेबिलिटेशन ऑफ द सीनियर सिटीजन इन द स्टेट, मतलब केरला के अंदर की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन्स के राइट, उनके भले के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे भी घर से निकाल देते हैं, कई बार उनके साथ बहुत सारे स्कैम और फ्रॉड हो जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो कहता है ये जो कमीशन है अलग अलग स्टेट से क्या करेगी, अलग अलग स्टेट्स के जो डिपार्टमेंट है उनके साथ भी कोलैबोरेट करेगी, और किसके सेफ गार्ड को बचाएगी? जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर बचाने की बात करेगी। ठीक है, इस कमीशन के अंदर गौर करना, इस कमीशन के अंदर एक कौन होगा बच्चे? चेयरपर्सन होगा, उसी के साथ साथ एटलीस्ट 4 सीनियर सिटीजन मेंबर भी होंगे, जिसमें एक कौन होगी बच्चे? एक कोई वुमेन होगी, और एक पर्सन कहाँ से आएगा? शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से आएगा। और ये कौन अपॉइंट करेगा? ये अपॉइंट करेगा कौन? केरला की सरकार। ठीक है, मतलब केरला की गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे इसके साथ का क्या कहता है? द कमीशन विल बी बेस्ड ऑन तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कहां पर आएगी? केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। अकॉर्डिंग टू, अब गौर करना यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग इंडिया की जो एजिंग रिपोर्ट है 2023 की, वो कहती है दोज एज्ड 60 ईयर्स एंड अबव आर प्रोजेक्टेड टू मेक कितनी % जनसंख्या? 22.8 टोटल पॉपुलेशन इन केरला बाय 2036। ठीक है, और इसके सीएम कौन है यहाँ पर? तो आपको याद रखना है
पिनारई विजयन आप याद रखेंगे। और केरला बना कब था बच्चे, तो आपने याद रखना है 1 नवंबर 1956 को हमारे पास केरला बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और केरला के गवर्नर कौन आते हैं, राजेंद्र आर्लेकर, याद रखेंगे आप, राजेंद्र आर्लेकर, इनका नाम आपके पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब केरला से और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। केरला की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो केरला पहला राज्य है जो क्या देखता है, इंडिया में सबसे पहले मॉनसून देखता है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए, वैसे तो मॉनसून पहले वेस्टर्न घाट ही आते हैं, पर वेस्टर्न घाट में राज्य कौन सा है, तो आप याद रखेंगे केरला, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। सेकंड, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान देना है, बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है नीलगिरी, ठीक है, वो भी किस राज्य में आता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियां तो 3 स्टेट्स को कवर करती है, बिल्कुल, पर मेजर पोर्शन कहाँ पर है, केरला में, ठीक है। तो नीलगिरी जो माउंटेन्स है, ठीक है, ये नीलगिरी जो माउंटेन्स है, ये नीलगिरी जो रेंज है आपके पास, उसे क्या बोला जाता है, इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और कब बना था, तो 1986, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है वो बात करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके अलावा क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसके पास है ये, तो आपको कई बार बताया हुआ है, अश्विनी वैष्णव के पास, ये आपके पास क्या आ जाती है, मिनिस्ट्री। और क्या किया गया है इसके अंदर वो बात करते हैं, ठीक है। कहता है इन्होंने इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज दिया था, एक कंपटीशन चल रहा था, और इस कंपटीशन के अंदर एम था कि आप और हम जो भी मतलब वेब डिज़ाइन करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, अपना खुद का वेब ब्राउज़र बनाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट करा, 434 ने करा, और इसकी कितनी स्टेजेस थी, 3। पहला आप आइडिया सबमिट करेंगे, फिर उसका प्रोटोटाइप, मतलब उसका एक जैसे मतलब मान लो मैंने कोई वो बनानी है, साइट बनानी है, तो साइट का पहले मैं प्रोटोटाइप उनको प्रोवाइड करूंगी, और उसके बाद मैं फाइनल प्रोडक्ट क्रिएशन की बात यहाँ पर करूंगी, ठीक है। कहता है टॉप विनर कौन आया बच्चे, जोहो कॉरपोरेशन, फर्स्ट प्राइज याद रखना है, और टीम पिंग कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, सेकंड प्राइज, ठीक है। तो कितने कितने पैसे मिले, 1,75,00,000, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है बच्चे, हमें अगर हम बात करें तो हमें वेब ब्राउज़र की फील्ड पे भी आगे बढ़ना है, ठीक है। और आप सबको पता है वेब ब्राउज़र के एग्जांपल क्या है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है, उसके अलावा फायरफॉक्स है, सफारी है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का, और अगला क्या आता है, अगला आता है बच्चे, नया क्राइटेरिया बन चुका है किसके लिए, MSME के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनते हैं, MSME को हम कई बारी किस नाम से जानते हैं, इसको हम पावर हाउस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे से हम, पावर हाउस ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये काम रोजगार, उसके अलावा पैसा, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या एक्सपोर्ट हो गया, या मतलब सीधी ओवरऑल बात की जाए तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करता है। तो कहता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और इसके मिनिस्टर कौन है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे जतिन राम मांझी, ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये कौन आते हैं, MSME के मिनिस्टर आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपडेट करा है कि अब अगर किसी को भी, ये छोटे या बड़े कह सकते हैं या मीडियम, क्या करना है, एंटरप्राइजेस को ओपन करना है, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया आ चुका है, ठीक है। बिजनेसेस के लिए क्राइटेरिया आ चुका है। ये चेंज कब से आएगा बच्चे, तो 1 अप्रैल 2025 से आएगा। और इससे पहले भी एक बार रिवीजन हो चुका है इसका, तो वो कब हुआ था, 2020 में। द क्लासिफिकेशन ऑफ MSME इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस करेगा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, आप मतलब कितना पैसा लगा रहे हैं, आपकी मशीनरी कैसी है, इक्विपमेंट कैसे हैं, और एनुअल टर्नओवर कितना है, ठीक है। अब जो रिवाइज्ड हुई है लिस्ट, उनको पढ़ लेते हैं और उनको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी बताई गई है बच्चा, 1 करोड़, पहले 1 करोड़ थी, अब कितनी हो चुकी है यहाँ पे, 2.5 करोड़, ये आपको देखनी है इसके साथ का। उसके बाद आता है करोड़, और उसके बाद टर्नओवर लिमिट कितनी कर दी गई है, 5 करोड़ से 10 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस का कितना हो चुका है बच्चे, 10 करोड़ से 25 करोड़, और टर्नओवर जो लिमिट है वो तो डबल ही हो गई है, 50 करोड़ से 100 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस का कितना लिखा हुआ बच्चे, 50 करोड़ से लेकर 125 करोड़, और टर्नओवर लिमिट कितनी हो चुकी है, 250 से 500 करोड़, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्चुअल है ये करंट अफेयर पूरा का पूरा, अगर आएगा क्वेश्चन तो ठीक है, अदरवाइज इसके साथ आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। और देखिए
भारत सरकार ने भी इस एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए, ध्यान देना, भारत सरकार ने भी एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स को चला रखा है, जैसे आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, ये आपने ज़रूर सुना होगा आत्मनिर्भर भारत के बारे में। उसके अलावा अगर हम सेकंड बात करते हैं आत्मनिर्भर, स्किल इंडिया आपने सुना होगा, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन, और ऐसे अनगिनत प्रोग्राम चलाए गए हैं किसको प्रमोट करने के लिए बच्चे, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सेक्शन क्या कहता है बात करते हैं, ठीक है। हम सब ने बचपन में बहुत सारी कविताएं सुनी है अपने माता पिता से भी, जैसे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, है ना, उसके बाद ट्विंकल ट्विंकल हो गई, ठीक है। उसके अलावा और भी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर जो हमें बचपन की कविताएं होती हैं उन्हीं को प्रमोट करने की बात की जा रही है, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल और लिटरेसी है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, उन्होंने लॉन्च करा है किसको, बालपन की कविता इनिशिएटिव को, ताकि जो ट्रेडिशनल, मतलब मैंने आपको बोला नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, तो हमारी वो है ना, हमारी क्या बोल सकते हैं आप इनको, हमारी पोएम्स है ना, इनको क्या कह रहा है आगे, एंड न्यूली कंपोज्ड नर्सरी जो राइम है उनको भारतीय भाषा, हमारी भाषाओं में, लोकल भाषाओं में, उसके साथ साथ इंग्लिश में उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, ठीक है। कहता है ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करेगा बच्चे, बच्चों के अंदर लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, उनकी फाउंडेशनल स्टेज जो बचपन होता है उनका, उसमें उनकी मदद करेगा, हेल्पिंग young children connect with the world around them through easily understandable joyful poems and rhymes in their mother tongue, ठीक है। तो जो भी लोकल भाषा, जो भी लोकल कविताएं होती हैं वो आप अपने साथ उसको कनेक्टिविटी बैठा पाएंगे, ठीक है। तो आप उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ला पाएंगे। कहता है ये जो इनिशिएटिव है किसके साथ आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और मुझे याद है मैंने आपको पिछले ही हफ्ते पूरा का पूरा एजुकेशन से रिलेटेड डेटा बताया हुआ है, ठीक है। आप उसके साथ जोड़ लेंगे और उसको वहाँ से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अगला कहता है इसके साथ का यहाँ पर कहता है कोलैबोरेशन किया गया है, माई गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म होगा इसके लिए जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, नेशन वाइड कॉम्पिटिशन होगा और बालपन की कविताओं का एक इनिशिएटिव किया जाएगा जिसमें छोटी छोटी राइम्स पोएम्स होगी, इनको बोला जाएगा, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट है वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। हो सकता है वो उनका कोई फोकलोर हो, जैसे हिमाचल में कोई माता कोई गाना गाती हो, मतलब मम्मी गाना गाती हो अपने बच्चे के लिए, या फिर मान लो कोई केरला में हो गया, कहीं पे भी इस तरीके से कहता है राइम्स विद द ऑथर name author's name mentioned or newly composed joyful poem rhyme in one of three categories। पहली क्या लिखी है, प्री प्राइमरी, उसके बाद है ग्रेड 1, फिर ग्रेड 2। ये इतना काम का नहीं है, बस इतना याद रखो, बालपन की कविता ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अगला आता है आपके पास, इसके बाद अगला आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, जो कि किसके अंदर आता है, कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी है कि ये किसके अंडर आता है बच्चे, तो पीयूष गोयल के अंडर आता है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया बच्चे, हिंजेस की बात हुई है, ठीक है। हिंजेस आपने इस प्रकार के कुंडे कहाँ पर देखे होंगे, घरों पे लगते हुए, घरों के दरवाजों पे, खिड़कियों पे आपने इस प्रकार के कुंडे देखे होंगे, ठीक है। ये इसी के साथ आया बच्चे। क्या कहता है समझो, कहता है इशूड द हिंजेस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 2025 मैंडेटिंग डेट ऑल हिंजेस मस्ट बियर द BIS मार्क। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि BIS मार्क हमारी कंट्री के हर एक प्रोडक्ट को मिलता है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को मिल सकता, हर एक को नहीं, किसी भी प्रोडक्ट को मिल सकता है, ताकि उसकी ग्रोथ, उसकी एनहांसमेंट वहाँ पर हो सके। तो यहाँ पे किसकी बात की गई है बच्चा, तो किसकी बात की गई है, इस कुंडे की, हिंजेस की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। ताकि किसकी क्वालिटी पे और काम किया जाए, इसकी क्वालिटी पे, एंड कर्व द इम्पोर्ट ऑफ स्टैंडर्ड गुड्स, और धीरे धीरे हम जो स्टैंडर्ड गुड्स होते हैं जैसे कुंडे वगैरह वगैरह वगैरह, किले वगैरह वगैरह, इन सब के लिए हम इंपोर्ट से निर्भर हट जाएं, ठीक है। कहता है ये नई गाइडलाइंस कब से आएंगी, 1 जुलाई 2025 से, एंड गिविंग मैन्युफैक्चरर टाइम टू कंपाइल विद द न्यू स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये हम सबको पता ही है, 1 जुलाई तक अगर आपको कोई काम करना है तो जो पुराने लोग हैं जो ये सब बनाते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन सब के साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। कहता है नो हिंज कैन बी प्रोड्यूस्ड सोल्ड
traded, imported और stocked in India unless it carries BIS मार्क। ठीक है, तो अब आगे इन सब के ऊपर आपको भी क्या लगा हुआ, मतलब क्या लिखा हुआ दिखेगा, BIS मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, कहता है अब ये चाहे आप उसको घर के यूज़ के लिए लगाइए या फिर आप उसे बेचिए। ठीक है, ये सबके लिए, मतलब अगर कल को मैं और आप भी अपना कोई मकान बनाएंगे या कुंडा लेने भी जाएंगे तो हमें वहाँ पर ऊपर क्या दिखेगा, BIS मार्क दिखेगा। ठीक है, कहता है द ऑर्डर डज नॉट अप्लाई टू हिंजेस मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। पेनल्टीज कितनी लिखी है, 2 सालों की जेल हो सकती है आपको या 2 लाख रुपए आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, बाकी तो चलो इतना नहीं होता हमारे पास, इतना तो हमें नहीं पूछेगा, पर हिंजेस वाला याद रखना पड़ेगा। देखो अब आया वो BIS वाला पॉइंट। ठीक है, BIS एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जिसकी स्थापना की गई थी 1986 के अंदर, और ये किसके अंदर ऑपरेट करती है, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड PD के अंदर। उसके बाद ये डेवलप एंड पब्लिशेस, ध्यान देना, इंडियन प्रोडक्ट्स को क्या देती है, टैग देती है, उसको सर्टिफाई करती है सिस्टम, और टेस्ट लेबोरेटरीज हैं जहां ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पे और क्या क्या चीज़ें इसके साथ आती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए अगला कहता है GSW मतलब सज्जन जिंदल लेड JSW स्टील लिमिटेड ने वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी बन चुकी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो चुका है बच्चे, 30.3 बिलियन। ठीक है, उसके अलावा कहता है इसके बाद का यहाँ पर, अब कहता है द माइलस्टोन प्लेसेस अ हेड ऑफ इंडस्ट्री जायंट, जैसे USA का न्यूकॉर है, लग्जमबर्ग का ये आ जाएगा मित्तल वाला। ठीक है, तो इन सबसे आगे ये चल रही है। ठीक है, कहता है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1982, बस इतना याद रख लेना। और याद रखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई, और ये ऑपरेट कहाँ कहाँ कर रहा है, तो ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए आज हम स्टील से बनने वाले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। ठीक है, जब भी हम आयरन एंड स्टील की बात करेंगे बच्चा, जब भी हम किसकी बात करेंगे, आयरन एंड स्टील की बात करेंगे, तो आपको गौर करना है आयरन स्टील के साथ बनने वाला पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये होगा कि इंडिया में एक पहली कंपनी जो खोली गई थी टाटा स्टील वालों की, जिसका नाम था टिस्को, जो कि कब खोली गई थी, 1907 में। मतलब अगर देखा जाए कि इंडिया में बिगिनिंग कब हुई इसकी आयरन एंड स्टील वाले की, तो आप याद रखेंगे 1907। और कहाँ पर खोली गई थी पहली फैक्ट्री, तो आप याद रखेंगे जमशेदपुर में। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, कहाँ पर खोली गई थी बेटा, जमशेदपुर, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का प्लांट कहाँ पर खोला गया था, टिस्को, और टिस्को कहाँ पर, टिस्को प्लांट था उसका नाम, और वो कहाँ पर खोला गया था, जमशेदपुर में, याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में मतलब आयरन एंड स्टील को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स में बात की गई है। जैसे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसमें भी पूरा जोर दिया गया, उसके अलावा सेकंड वाले में भी पूरा जोर दिया गया, और थर्ड वाले में भी इसके ऊपर जोर दिया गया। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। एक टाइम ऐसा आया था 2019-20 के आसपास का, जब हमने जापान को फेल कर दिया था किसमें, आयरन एंड स्टील में। मतलब हम टॉप लीडिंग पे चल रहे थे किसके लिए, आयरन एंड स्टील के लिए। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि आज इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, तो हमें याद रखना है सबसे पहले एक प्लेट्यू का नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या नाम है बेटा इसका, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन कौन से राज्य आते हैं, गौर करने वाली बात है, कौन कौन से राज्य आएंगे इसके अंदर, तो आपको याद रखना है। आप सबको पता है, एक आ जाएगा वेस्ट बंगाल, एक आ जाएगा झारखंड, एक आ जाएगा छत्तीसगढ़, और एक आ जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो ये सारे राज्य किसके अंदर आते हैं बच्चे, इस छोटा नागपुर प्लेट्यू के डोमेन के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडिया में बहुत सारे क्या हैं, मेजर स्टील प्लांट्स हैं। उसमें से जो आपके किसी पेपर में पूछा गया था वो ये था बोकारो वाला। ठीक है, तो बोकारो जो स्टील प्लांट है, ध्यान देना है, कौन से वाले की बात कर रही हूँ मैं आपसे, बोकारो वाले की। बोकारो वाला कहाँ पर आता है बच्चे आपके पास, झारखंड, आपने ये याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक आता है बच्चे दुर्गापुर। ठीक है, याद होगा शायद आपको दुर्गापुर, ये सब हमने NCERT में पढ़ा होता है बच्चे। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो ज्योग्राफी की हमारी किताब है उसमें सब कुछ लगता है ये वाला। ठीक है, उसके बाद राउरकेला, अगर आपने सुना होगा इसके बारे में भी, राउरकेला कहाँ पर आ जाता है, तो आप याद रखेंगे उड़ीसा, इसका आंसर निकल कर आ जाता है। उसके अलावा सलेम, ठीक है, सलेम वाला जो है वो कहाँ पर आ जाता है, तमिलनाडु। ये सारे स्टील प्लांट है मेजर, याद रखना। उसके अलावा
विशाखापट्टनम, ध्यान देंगे, विशाखापट्टनम नाम से क्लियर हो रहा है, विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और है भिलई करके, ठीक है, भिलई करके आ जाएगा आपके पास, और भिलई कहाँ मिलता है आपको, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ पूरा का पूरा कनेक्टिविटी बैठा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है बच्चे, अब आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल, और इसकी बात हम करने जा रहे हैं, ये पिछली न्यूज़ के साथ ऐड कर लेना है ना। चलिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कहाँ पर आए हैं बच्चा, इंडिया में आए हैं, तो गौर करने वाली बात है, न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ पर आए हैं, इंडिया में। ये उनका पहला विजिट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये इनका पहला विजिट है, याद रखेंगे। और क्या नाम है इनका, क्रिस्टोफर, तो तुम क्रिस्टोफर याद रखो, उतना और डेप्थ में मत घुसो, ठीक है। क्या नाम आता है बेटा इनका, तो आप याद रखेंगे क्रिस्टोफर, और ये कहाँ पर आए हैं, इंडिया में आए हैं, ठीक है। इनकी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी का नाम है ओपनिंग डोर्स टू इंडिया। क्या नाम है इनकी पॉलिसी का, ओपनिंग डोर्स टू इंडिया, ठीक है। मतलब इंडिया को भी बढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना नहीं है, इंडिया को क्या करना, सॉरी टू होगा ये, डोर्स टू इंडिया, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन जॉइंटली इनागोरेटेड, ध्यान से सुनना, इसी से रिलेटेड अब आपके पास आगे एक और न्यूज़ आएगी, वो अब आप पढ़ेंगे। कहता है द 10th रायसीना डायलॉग, और वहाँ पर इसके बारे में हम पूरा क्लियरली बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है न्यूजीलैंड ने ज्वाइन कर लिया है किसको, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ऐड कर लिया है और इसका 50वां मेंबर बन गया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या आती है आपके पास, वेलिंगटन। आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया की साइड पे आपको देखने को मिलता है, ये मतलब एक आइलैंड कंट्री है, पहले तो आप यही याद रखेंगे, और आइलैंड कंट्री है तो कहाँ पर आती है, किस ओशन पे आती है ये, तो आप याद रखेंगे पैसिफिक ओशन पे, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखना है बच्चे इसके साथ का, जब हम न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो एक मुद्दा नहीं होगा बात करने का, मल्टीपल मुद्दे होंगे, और मैंने आपको कई बार शुरू में भी क्लियर किया हुआ है, ऐसा करंट अफेयर जो कि अभी मतलब ये विजिट हुए ना, तो अगले करंट अफेयर में इनके साथ और इंडिया का जो जो एग्रीमेंट हुआ होगा वो हम वहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला, याद करो पिछले 2 हफ्ते ऐसे चल रहे हैं जहां पर हम वुमेन का स्टेटस, चाहे वो एआई को लेकर हो, चाहे उनका कंट्रीब्यूशन किसी भी, मतलब एआई हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इस चीज़ को लेकर हो गया, ये उसी के बारे में बात करने जा रहा है फिर से, ठीक है। गौर करना, ध्यान देना। कहता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट आई है बेंगलुरु बेस्ड इंडिया टेक स्टार्टअप रिसर्च और एनालिटिक्स की आई है फर्म, क्या नाम है इसका यहाँ पे, ट्रेक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इंडिया रैंक 2nd ग्लोबली आफ्टर द यूएसए, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया का रैंक टेक स्टार्टअप में या टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में कितना रैंक आया है, 2nd, याद रखेंगे। सबसे पहले कौन है, तो यूएसए है, आपने याद रखना है। कहता है अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो 69,000 वुमेन फाउंडेड टेक कंपनीज विच हैव कलेक्टिवली, कितना बिलियन गया है, तो ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। कहता है इंडिया हैज़ ओवर, कितना बोला गया है, 7,000 active women led startup और अकाउंटिंग 7.5% ऑफ ऑल दी स्टार्टअप इन द कंट्री विद द टोटल इतना, ठीक है। बस आपने याद रखना है कंपनी का नाम, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखेंगे, मतलब एक रिपोर्ट आई है बेंगलुरु बेस्ड इस ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि टेक्नोलॉजी में कौन सी कंट्री टॉप कर रही है, मतलब जहां वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है, वुमेन फाउंडर्स हैं, तो याद रखेंगे पहला यूएसए और 2nd कौन सा आता है, इंडिया, ठीक है। चलिए हो गया। उसके बाद कहता है टॉप सिटीज़ विद द हाईएस्ट फंडिंग ऑफ वुमेन, वो कौन कौन सी है, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, और उसके बाद लंदन। और इंडिया की बात करते हैं तो बेंगलुरु लीड्स इन बोथ नंबर ऑफ वुमेन लेड स्टार्टअप, और उसके अलावा जहां फाउंडिंग रेज हुई है, और दिल्ली और एनसीआर आपको 2nd और 3rd प्लेस पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है एशिया पैसिफिक फास्टेस्ट ग्रोइंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, ठीक है। गौर करना, एशिया पैसिफिक आप सबको पता है वो रीजन आ गया, उस रीजन की बात हो रही है। कहता है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड, क्या नाम है इसका, फाइनेंशियल टाइम, और जर्मनी बेस्ड सतिस्ता जॉइंटली रिलीज्ड देयर 7th एनुअल रैंकिंग, ध्यान देना, 500 हाई ग्रोथ एशिया पैसिफिक कंपनीज। कितनी कंपनीज की बात होगी, 500, ठीक है। गौर करते हैं क्या लिखा है। कहता है दिल्ली बेस्ड, ध्यान से सुनना, नहीं दिल्ली बेस्ड
पीयर टू पीयर, याद है ना, पर्सन टू पर्सन इसको कहते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्या नाम है इसका, लैंडबॉक्स, इसने क्या करा यहाँ पर टॉप कराए, ठीक है। तो अगर देखा जाए स्टार्टअप के बेसिस पे देखा जाए या फिर इनको देखा जाए कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनका रैंक हाई है, तो उसमें से एक नाम आपके पास आता है लैंडबॉक्स का। और ये लैंडबॉक्स कहाँ की कंपनी है, तो आप याद रखेंगे इंडिया, या फिर आप ऐसा कह सकते हो दिल्ली की ये कंपनी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है इसके साथ का, कहता है यहाँ पर 81 इंडियन टोटल फर्म्स फीचर ऑन द लिस्ट एज पर द रिपोर्ट। मलेशिया बेस्ड बोरोंग एंड फिलिपिन बेस्ड इटली, इनका कौन सा रैंक है यहाँ पे, सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये आप इसके साथ देख लेंगे। कहता है सिंगापुर में कितनी कंपनीज हैं, 108 एंड हैज टॉप्ड अमंग ऑल सिटीज एज वेल एज कंट्रीज फीचर ऑन द लिस्ट। उसके बाद जापान है, साउथ कोरिया है, यहाँ पर कितनी है, 91 कंपनीज। उसके बाद अमंग 10 कंपनीज ऑन द लिस्ट वर फाउंड फ्रॉम इंडिया, जिसमें कौन सी है, लैंडबॉक्स आ जाएगी, ब्लू स्मार्ट, बिग हैट, उसके बाद जिप इलेक्ट्रिक और उसके बाद कुकू एफएम, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। चले, तो कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट थी और कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। अगला आता है रेमिटेंस। पहले समझते हैं रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस आप सबको अगर याद होगा तो बाहर से आने वाले पैसे को क्या बोला जाता है बच्चे, रेमिटेंस बोला जाता है। तो गौर करते हैं क्या लिखा है इसके साथ का और न्यूज़ को कवर करते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है आरबीआई ने पब्लिश करा है एक पेपर जिसका नाम क्या है, चेंजिंग डायनामिक ऑफ इंडियन रेमिटेंस, इंडियाज रेमिटेंस इनसाइट फ्रॉम द 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंस सर्वे, ठीक है। तो एक सर्वे किया गया 6वें नंबर का और इसके अकॉर्डिंग ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है 6th राउंड के अकॉर्डिंग देयर हैज़ बीन ग्रेजुअली शिफ्ट इन इंडियाज इनवर्ड रेमिटेंस, जो बाहर से पैसा आ रहा है उसकी यहाँ पर बात की गई है। कहता है एज एडवांस्ड इकोनॉमीज हैव रिप्लेस्ड द गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल नेशन एज अ डोमिनेंट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया। मतलब पहले कौन सी कंट्रीज होती थी यहाँ पे, एडवांस्ड इकोनॉमीज से पैसा आता था। अब अगर देखा जाए तो वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो कंट्रीज है, नेशंस हैं, वहाँ से आ रहा है। यूएसए, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कितना अकाउंट कर रहे हैं, 50% इंडिया के रेमिटेंस पे, याद रखना, मतलब कम है ये बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन। और कंबाइंड शेयर देखा जाए जीसीसी का, जिसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतर आ जाते हैं, ओमान, बहरीन आ जाते हैं, ये 38% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ध्यान रखने वाली बात है। यूएसए एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस, ठीक है, किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2024, और फिर उसके बाद बड़ा भी था मतलब पहले से। अमंग ऑल इंडियन स्टेट, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आपको देखने को मिलता है जो बाहर से पैसा आता है, फिर केरला, तेलंगाना और कर्नाटका। इंडिया शेयर इंटरनेशनल माइग्रेंट हैज ट्रिपल फ्रॉम 6.6 बिलियन से 18.5 मिलियन। आप सबको पता है लोग काम करने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वहाँ पर काम वगैरह को ढूंढते भी हैं बेटा और काम करते भी हैं, ठीक है। अगला, और अपने घरों पे पैसा भेजते भी हैं, ठीक है। अगला क्या आता है इसके बाद का, इंडिया का पहला सुपर सॉलिड क्रिएटेड फ्रॉम लाइट, ठीक है। अब बेटा देखो, एक्चुअली में ये जो पूरा कंसेप्ट है इसको समझाने के लिए 1.5-2 घंटा चाहिए, ठीक है, प्रॉपर समझाने के लिए, ठीक है। बस मैं आपको इतना कहूँगी कि इसके अंदर आपने क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। देखो, कहता है कि इंटरनेशनल टीम थी बच्चा किसकी, यहाँ पे साइंटिस्ट की, ठीक है, कहाँ पर, इटली में, ठीक है। तो ये लेसे जो कंट्री आती है इटली, वहाँ की बात है। इन्होंने क्या करा है, ट्रांसफॉर्म्ड लाइट इनटू सुपर सॉलिड। देखो बेटा, सुपर सॉलिड का एक्चुअली मतलब क्या होता है, तो सुपर सॉलिड आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक ऐसा स्टेट है, ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा स्टेट है बच्चे जहाँ पे जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे विदाउट एनी रेजिस्टेंस, और फिर वो कैसे काम करेगा, सुपर फ्लूइड की तरह काम करेगा, ठीक है। देखो बेसिक समझो, पहले आपको पता होगा बेटा, आप सबने इसके अंदर पढ़ा होगा साइंस के अंदर कि मैटर कितने टाइप का होता है अपने पास, 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होता जाता है बच्चे, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले सॉलिड बनेगा, सॉलिड से फिर क्या बनेगा आपके पास, लिक्विड, लिक्विड से फिर क्या बनेगा, गैस, ठीक है। तो गैस के बाद भी एक और फिनोमेना होता है, अगर और टेम्परेचर आ गया तो प्लाज्मा बनता है। अगर उल्टा चलो, इसके साथ उल्टा चलो, प्लाज्मा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, प्लाज्मा से आगे गए तो कम टेम्परेचर कहाँ मिला, गैसेस, गैसेस के बाद कहाँ मिला आपको,
मिला आपको कहाँ पे, लिक्विड में। लिक्विड से आप आगे चले तो कहाँ पर आएगा आपके पास, यहाँ पे सॉलिड में। सॉलिड से भी आगे एक जगह होती है बेटे जिसे कहा जाता है कंडेंसेट कहा जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, कहता है यहाँ पे, ये देखो कहता है कंडेंसेट जो आइडिया है वो पहली बार किसने दिया था बच्चे, तो बोस, एटॉमिक बोस और आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब ये एक बेटा फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है, या आप ऐसा कह सकते हैं एक फ्रीजिंग फेज है, या फिर मतलब लाइट को फ्रीज कर देने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, बस कंट्री का नाम याद रखो और मत घुसना, क्योंकि बहुत ही वास्ट है ये। ठीक है, आपको बहुत वास्ट तरीके से समझना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आपको थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा आपको फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना खज्जल मत हो, बस इतना याद रखो कौन लेकर आया है, तो इटली, इतना काम हमारे पास काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला देखते हैं। ठीक है, आइए अगला आता है रायसेना डायलॉग। अभी पढ़ा था हमने पीछे। ठीक है, जब भी हम रायसेना हिल्स की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, रायसेना में हिल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, रायसेना हिल्स की जब आप बात करते हैं, यहाँ पर इस पूरे के पूरे रिज पर आप कह सकते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, जैसे कि इसी बिल्डिंग के अंदर आता है राष्ट्रपति भवन। कौन सा भवन आता है अपने पास, जहाँ पे, जिसको हम प्रेसिडेंट हाउस भी कहते हैं, जिसको हम पहले वाइसरॉयज हाउस भी कहते थे। ठीक है, उसके अलावा पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर की जो ये होते हैं ना ऑफिस होते हैं, सेक्रेटरीट हो गया, इसका भी घर आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो इनका भी घर आपको कहाँ देखने को मिलता है, रायसेना हिल में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो सेक्रेटरीट होता है, ठीक है, सेक्रेटरीट है, ये भी बिल्डिंग आपको कहाँ देखने को मिलती है, मतलब ऐसा कह सकते हो अमीरों का घर, एक्रोपोलिस कह सकते हैं आप, इसे सिटाडेल कह सकते हैं उस समय का। ठीक है, कहता है ये जो 10वां एडिशन है ये कहाँ पर हुआ है बच्चे, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। इसमें किसके ऊपर बात की जाएगी, जियोपॉलिटिक्स, मतलब कंट्रीज के साथ रिलेशन और उसके साथ डिप्लोमेसी आप कह सकते हैं, और उसके अलावा जियो इकोनॉमिक्स। तो ध्यान देते हैं इस इवेंट का उद्घाटन कौन आया था, अभी प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर, इनके साथ यहाँ पर किया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारी तरफ से कौन कोलैबोरेट कर रहे थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है, एस जयशंकर, याद रखना है। अब यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में बात हुई है, तो थीम कहती है बच्चे काल चक्र। क्या है थीम इसकी, काल चक्र, जिसमें लोगों को आपको बढ़ोतरी करनी है, मतलब सीधी सीधी बात है, लोगों को मतलब लोगों की इंटर कनेक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है, उसके अलावा पीस लेकर आना है, मतलब युद्ध खत्म करने हैं, और उसके अलावा प्लैनेट का मतलब हो गया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो मेन काम किसके ऊपर किया जा रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, कहता है बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनरशिप करा है किसके साथ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ, और वहां पर एक बुक भी पेश करी, बुक का नाम था ट्रेडिंग ब्लू गोल्ड, अ ब्लू प्रिंट वाटर क्रेडिट वैल्यूएशन इन इंडिया। ठीक है, सीधे रिपोर्ट है, बस इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, मतलब बुक है, उसका नाम पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो जब भी हम रायसेना हिल्स की बात करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन याद रख लो, रायसेना हिल्स आर द, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपके पास, आर द एक्सटेंशन ऑफ अरावली हिल्स। आप सबने अरावली की चोटी कहाँ पर पढ़ी है बच्चे, अरावली की चोटियाँ कहाँ पर पढ़ी हैं आपने, या अरावली रेंज कहाँ पर पढ़ी आपने, राजस्थान वाले एरिया में। उसी रेंज का एंड है, इसी अरावली रेंज का एंड है आपके पास रायसेना हिल, और इसी रायसेना हिल में इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, मीटिंग हुई है, 14th मीटिंग हुई है किसकी, एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स की, ताकि किसे ख़त्म किया जा सके बच्चे, ताकि आने वाले समय पर ख़त्म करा जा सके किसको, ये जो टेररिज्म है इसे क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। ठीक है, देखिएगा कहता है यहाँ पर, मतलब काउंटर टेररिज्म, सीधी समझ में आ रहा है, इंडिया और मलेशिया ने को चेयर करा है इस लेटेस्ट एडिशन को। कब से कब तक ये साइकिल चलेगी, तो 2024 से लेकर 27 तक, मतलब ये मीटिंग के अलग अलग सेक्शन होते रहेंगे। कहता है ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस बोथ इंडिया एंड मलेशिया अनाउंस्ड वर्क प्लान करेंगे पूरा का पूरा, और ताकि आने वाले टाइम पर क्या कर सके, हम इस टेररिज्म को यहाँ पर ख़त्म कर सके। ठीक है, कहता है इसके साथ का मतलब एक साल कौन हेड करेगा इसको, तो 2026 में मलेशिया, फिर 27 में एक्सरसाइज कहाँ की जाएगी, हमारे पास इंडिया में दोबारा से की जाएगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। इसके साथ आगे क्या कहता है, म्यांमार और रशिया को चेयर द 13th, जो पुरानी वाली मीटिंग हुई थी उसको म्यांमार और रशिया कर रहा था। मीटिंग सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम एशियन नेशन। कुछ याद है, टीवी क्लिप ऑफ
MBBS, ये करंट, ये क्वेश्चन, ये स्टैट नमोनिक मैंने आपको कई बार बताया। टी से क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे थाईलैंड, जो कि किसके मेंबर है, एशियान के, ठीक है। उसके अलावा फिर कौन आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, वियतनाम, ठीक है। सी से क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, कंबोडिया, करवाया हुआ क्वेश्चन आपको पहले भी। एल से क्या आ जाएगा आपके पास, लाओस, याद रखना है। आई से, क्लिप है ना, हाँ आई है आपके पास, आई से आ जाएगा इंडोनेशिया, क्या नाम आ जाएगा यहाँ पे, इंडोनेशिया। उसके अलावा पी से आ जाएगा फिलीपींस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिलीपींस, याद रखेंगे। और उसके अलावा क्या बचा यहाँ पे, MBBS, ठीक है। एम से आ जाएगा आपके पास म्यांमार, याद रखना, जिसको हम क्या कहते हैं, आप बर्मा भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, बर्मा भी कह देते हैं। और सॉरी, एम से आपके पास आना था मलेशिया, आप ऐसे याद रखेंगे मलेशिया, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, मलेशिया। अब एक बी से आप याद रखेंगे बर्मा, पर बर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार, तो आप इसको म्यांमार जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बी से आ जाएगा ब्रुनेई, क्या आ जाएगा इसके बाद, ब्रुनेई। और एस से आ जाएगा आपके पास सिंगापुर, ये आपको पहले भी बताई हुई है बेटा, ठीक है, नमोनिक। और याद रखना, इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, ठीक है, पर यहाँ पर मीटिंग हो रही है और उसमें काउंटर टेररिज्म को खत्म करने की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, हो गया। और एशियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये आप पढ़ लेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, जकार्ता, इंडोनेशिया। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1967। और मेंबर कंट्रीज कितनी है, 10, जो कि मैंने आपको यहाँ पर करवा दी, ठीक है। 5 यहाँ 5वां होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है ना, एशियान जब बना था तो एशियान एक डिक्लेरेशन के अंदर बना था, मतलब ये आइडिया कहाँ पे लिया गया था, तो आप लिख लेंगे बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, जहाँ इस प्रकार का आइडिया रहा होगा कि इन कंट्रीज का एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, अगला आता है 2025 पार्टनरशिप हुई है किसकी, हेल्दी सिटीज़ समिट हुई है, ठीक है, ध्यान देना, हेल्दी सिटीज़। अब हेल्दी सिटीज़ किस सेंस में हम यहाँ पर बोल रहे हैं, उसको कवर करते हैं। कहता है 3 कंट्रीज़ है, उसमें से एक नाम है कॉर्डोवा, अर्जेंटीना में आती है। फोर्टालेजा, ये ब्राज़ील में आती है। उसके अलावा ग्रेटर मैनचेस्टर कहाँ पर आती है, यूके में। इनको 2025 का पार्टनर, मतलब 25 का हेल्दी सिटीज समिट कहाँ पर हुआ, पेरिस, फ्रांस में, और वहाँ पर इनको इस तरीके से बोला गया, ठीक है। तो क्यों इनको इस तरीके से ऑनर किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट करे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और इंजरीज के लिए, मतलब इनसे बचने के ऊपर गौर किया है। जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पर, कहता है हार्ट डिजीजेस, कैंसर, डायबिटीज़, इसके ऊपर पूरा का पूरा काम किया हुआ है। तो इन तीनों कंट्रीज़ का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उस कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इनको यहाँ पर ये ऑनर किया गया है, ठीक है। चलिए, जब भी हम इन सिटीज़ की बात करते हैं, तो 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे मनाते हैं, याद रखना है आपने। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 11 है, वो किसके बारे में बात करता है, वो इन्हीं सिटीज़ को आगे फर्दर बढ़ाने की बातें करता है, ठीक है। अर्जेंटीना ने इतना अच्छा काम करा कि जो स्कूल थे वहाँ पे फूड एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस करा। फोर्टालेजा, मतलब ब्राज़ील की जब आप बात करेंगे, तो इसने एयर क्वालिटी पे काम करा, और इसने मैनचेस्टर ने स्मोक फ्री स्टेट्स को बनाने की बात करी है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। WHO कब बना था, सबको पता है बच्चे, हम कई बार कवर कर चुके हैं, 7 अप्रैल 1948 को, और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और हेल्थ के साथ एक और हमारे पास क्या नाम है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हेल्थ के साथ, जिसका नाम है गोल नंबर 3, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। कहता है समिट वाज को होस्टेड बाय ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज। कौन होते हैं फिलैंथ्रोपीज, जो चैरिटी देते हैं, एंड द WHO वाइटल स्ट्रेटजीज एंड द सिटी ऑफ पेरिस। कहता है द पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज लॉन्च इन 2017, एक ग्लोबल नेटवर्क है 74 कंट्रीज का, जिसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप आप इसे कह सकते हैं, और इसके बारे में वहाँ पर बात की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और अगला कौन सा सेक्शन आता है, अगला सेक्शन आता है आपके पास अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, और इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इस एक्टर को आप जानते होंगे, ठीक है, इनका नाम है चिरंजीवी, सबने सुना होगा इनका नाम। इनको यूके पार्लियामेंट, मतलब यूके की जो पार्लियामेंट है, उसने एक अवार्ड दिया है। यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, इंडियन एक्टर, और इनको पद्म भी अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है इनको। क्या नाम है इनका, कोनी डेला चिरंजीवी। इनको क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट
ध्यान देना बेटा, किसके लिए? पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप फ्रॉम ब्रिज इंडिया ड्यूरिंग अ सेरेमनी, जो कि कहाँ पर हुई? यूके के पार्लियामेंट में, जिसका नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, अब याद करने वाली बात है बेटा, इन्हें पद्मश्री नहीं मिला था, पद्म भूषण मिला था इन्हें, और कब मिला था? 2006 में। और किस फील्ड में मिला था? आर्ट्स। ध्यान देना बेटा, इनका एक पूरा का पूरा चैरिटेबल ट्रस्ट है, जहाँ पे मेडिकल सर्विसेज, डोनेशंस हो गए, ब्लड डोनेशन हो गया, इन सब के ऊपर भी काम किया जाता है। प्लस इनकी जो अगर हम बात करते हैं, इनके अपने खुद के स्कूल भी हैं प्रॉपर तरीके से, जहाँ एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा जब कोविड-19 जैसी बड़ी बीमारियां आई थी, तो उस समय पे भी बहुत सारे एफर्ट करे थे किस? एक्टर ने। ठीक है, उसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है 2024 में, याद रखना है आपने ये। और आपको पद्म की कैटेगरीज पता होंगी। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले टॉप पे क्या आएगा आपके पास? यहाँ पे भारत रत्न, भारत रत्न के बाद आपके पास क्या आता है? यहाँ पे पद्म विभूषण, याद रखना है। फिर आता है पद्म भूषण, फिर आपके पास आता है पद्म श्री। ठीक है, चलिए अगला। अच्छा, उसके अलावा आपके पास आता है यहाँ पर, ये हो गया इंडियन सिनेमा, और उसके साथ ये फैक्चुअल डेटा, इन्होंने कहाँ कहाँ काम करा है ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, और अभी ये टूरिज्म मिनिस्टर भी थे कहाँ पर? स्टेट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, स्टॉकहोम का वाटर प्राइज मिला है। तो स्टॉकहोम का जो वाटर प्राइज है, अब पहले इसको समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं है, पहले इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ते हैं। देखिए, कहता है इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है एनुअली स्टॉकहोम स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन के द्वारा, जब वो किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के साथ, ताकि, और ये किसको मिल सकता है अवार्ड? किसी इंडिविजुअल, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन को जिसने वाटर रिलेटेड काम वहाँ पर किए होंगे। ठीक है, कहता है कितना अवार्ड मिलता है? तो $1.5 लाख आप इसके साथ काउंट कर लेंगे, और ये इसके साथ कवर हो गया। ठीक है, अब किससे मिला है? तो ऑस्ट्रिया के एक हाइड्रोलॉजिस्ट है जिनका नाम क्या है? गुंटेर। तो गुंटेर तुम याद रख लो यहाँ पर, इनको क्या बनाया गया? स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया है 2025 का। इस अवार्ड को नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा था। ठीक है, और ये आपने इसके साथ याद रखना है। ठीक है, और इन्हें क्यों दिया जा रहा है बच्चे? क्योंकि इन्होंने जो फ्लड रिस्क था उन एरियाज में, उनके ऊपर काम करा था। फ्लड रिस्क के अलावा इन्होंने मेन फोकस दिया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इन सब चीज़ों के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसके साथ कवर कर लेंगे। अगला आता है साहित्य ट्रांसलेशन प्राइज। ये कब बना था बच्चे? कब दिया जा रहा है ये वाला? तो 2024 में। और इसके साथ क्या क्या बनता है वो जोड़ लेते हैं। ठीक है, आइए। कहता है बच्चे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य एकेडमी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रेसिडेंट माधव कौशिक अप्रूव कर दिया है सिलेक्शन ऑफ 22 बुक्स। ध्यान देना, कितनी बुक्स आई है? 22। कितनी लैंग्वेजेस में? 22 के अंदर, याद रखना है। ड्यूरिंग द मीटिंग कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, इस साल कोई भी ट्रांसलेशन प्राइज नहीं मिलेगा। किस भाषा में? उर्दू में। एंड ट्रांसलेशन प्राइज इन नेपाली एंड संस्कृत विल बी डिक्लेयर्ड एट लेटर स्टेजेस। ठीक है, तो कुछ जो भाषाएं हैं उनके ऊपर बाद में आएंगी किताबों के नाम, और उसके अलावा फिर ये दूसरे नंबर पे आएंगी। ठीक है, और याद रखना बेटा, जब हम साहित्य एकेडमी अवार्ड की बात करते हैं, जब हम साहित्य एकेडमी अवार्ड की बात करते हैं, तो ये सेकेंड हाईएस्ट, आप ऐसा कह सकते हैं, सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है जो किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेरी फील्ड में दिया जाता है। क्योंकि पहला तो जननपीठ है ना, जिसे ज्ञानपीठ भी कहते हैं, वो आपने याद रखना है। ठीक है, कहता है इसके बाद और कब बना था? 1954 में, जब भारत रत्न वगैरह वगैरह बन रहे थे, उसी टाइम पीरियड पे एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जो लिटरेसी, डायलॉग, पब्लिकेशन, प्रमोशन इन द कंट्री। और कितनी लैंग्वेजेस बोली गई है बच्चा? 24। शेड्यूल के अंदर कितनी है? 22। तो उस 22 में से 22 के साथ साथ एक इंग्लिश भी आप यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पहले यहाँ तक थोड़ी बहुत चीज़ें पता लग रही होंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर आपके लिए। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं अपने पास। नेक्स्ट वाली कौन सी आती है बेटा? स्टार मार्क कर लीजिए, ये पूरे साल भर की न्यूज़ है आपके पास, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपके पास। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। कहता है 59th जननपीठ अवार्ड। ठीक है, पहले हम इन सब चीज़ों के बारे में बाद में पढ़ते हैं किसको मिला है, पहले हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखते हैं इसके बारे में, फिर न्यूज़ पे आते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास जननपीठ अवार्ड के बारे में। कहता है जननपीठ अवार्ड की स्थापना कब की गई थी बच्चे? 1961 में। जो साहित्य वाला था उसकी
की अपॉइंटमेंट उसको कब बनाया गया था, उसकी स्थापना कब की गई थी, तो मार्च 1954 में, याद रखना है। और उसके अलावा दूसरे वाले की कब हुई है, 1961। अब गौर करना क्या लिखा है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है ये, और जिसको हर साल मतलब एनुअली इसको पेश किया जाता है किसके द्वारा, बाय भारतीय जननपीठ टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। किस चीज में बच्चा, यहां पर लिटरेचर में। तो अगर आपने गौर करा होगा, जो साहित्य वाला है वो भी किसके साथ आता है आपके पास, वो भी एक्चुअली में किसके साथ आता है आपके पास, वो भी लिटरेचर के साथ ही है, ये भी है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, कहता द अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू ऑथर जिन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन करा होगा किस फील्ड में बच्चे, लिटरेचर में। कितनी लैंग्वेजेस की बात कर रहा है यहाँ पे, 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस, जो कि कौन से शेड्यूल के अंदर आती है, 8वें शेड्यूल के अंदर आती है। इसमें क्या मिलता है आपको, तो इसमें 11 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाता है। एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिलता है किसका बच्चे, गॉडेस वाग्देवी। वाग्देवी मतलब गॉडेस किसकी बात हो रही है आपके पास, यहाँ पे सरस्वती की बात हो रही है, तो गॉडेस सरस्वती। और उसके अलावा एक सिटिशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन बनता है इसके साथ का कि पहली बार जननपीठ अवार्ड किसको दिया गया था, तो बने कब थे, 1961 में। पहली बार दिया कब गया था, 1965 में। किसको, मलयालम राइटर जिनका नाम क्या आता है, जी शंकर कुरूप। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। और अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि पहली फीमेल कौन है, तो पहली फीमेल मैं यहां पे लिख दे रही हूं, उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। याद रखेंगे आप यहां पे, आशा पूर्णा देवी, जिनको 1976 में दिया गया था अवार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन कौन हुई, आशा पूर्णा देवी, और फर्स्ट मेल कौन हुआ, तो एस मतलब जी शंकर कुरूप, ये आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम कौन सा वाला पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, ये 59th है, मतलब 58th भी तो किसी को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो गौर करते हैं। कहता है जो 58th है वो किसे दिया गया था बच्चे, तो वो संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको हम गुलजार के नाम से जानते हैं, और जगत गुरु राम भद्रा आचार्य, इनको दिया गया था, ठीक है। कहता है अब यहां पर ये क्लियर हो गया आपके पास। अब चलते हैं पीछे और इसके साथ अब न्यूज को यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि जननपीठ अवार्ड क्या है। अब गौर से समझो बच्चे कि अगली लाइन क्या कहती है आपके पास, कहती है हिंदी पोएट हैं जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला, इनको 59th नंबर का क्या अवार्ड दिया गया है बच्चे, जननपीठ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इनका नाम कैसे आया यहां पर, तो एक कमेटी बैठी थी, उस कमेटी ने, एक सिलेक्शन कमेटी बैठी थी जिसकी हेड कौन थी, प्रतिभा राय, और इन सब ने इसको यहां पर देखा सुना होगा, इनकी हिंदी पोइट्री को देखा होगा, और उसके बाद ये डिसाइड करा कि इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। विद दिस अवार्ड ही बिकेम द फर्स्ट राइटर फ्रॉम, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़, और 12वें हिंदी ऑथर बने हैं जिनको इस प्रकार का अवार्ड दिया गया है। क्लियर हो गया बच्चे। अब आते हैं किसके बारे में ही, अब हम आते हैं विनोद कुमार शुक्ला के बारे में, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कहता है विनोद कुमार शुक्ला's लिटरेरी करियर टुक ऑफ विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज पोइट्री, क्या नाम था यहाँ पे, लगभग जय हिंद, इन 1971। उसके बाद है हिज मेजर नोवेल इंक्लूड नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रखी, खिड़की रहती थी। उसके बाद आता है आपके पास खिलेगा तो देखेंगे, उसके बाद आता है, ये क्लियर हो गया। अब इनको जननपीठ मिलने से पहले एक और अवार्ड मिल चुका है, कौन सा वाला, साहित्य अकेडमी अवार्ड। कब मिला था बच्चे, 1999 में, किसके लिए, दीवार में एक खिड़की रखी थी, इसी के लिए इनको अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद कहता है जो भारतीय जननपीठ है एक लिटरेरी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, इंडिया के अंदर लिटरेचर को बढ़ाना और स्कॉलरशिप देना, ये इसकी मेन ड्यूटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा इस बॉडी के, भारतीय जननपीठ के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली, और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1944 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है, याद करिए जब भी हम वाटर की बात करते हैं, ठीक है, आप सबको बताए बच्चे, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। जब हम ये वाला करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इसी के साथ आपके पास वर्ल्ड वाटर डे आएगा, भी इसी न्यूज में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, कहता है तमिलनाडु गवर्नमेंट, याद करो पिछले हफ्ते, अब मतलब पिछले हफ्ते भी ये न्यूज में रहा था, पाइपलाइन, बेस्ट पाइपलाइन किसको अवार्ड मिला था, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। किसको मिला था बेस्ट
पाइपलाइन वाला, ये आप मुझे क्लियर करेंगे। अब इसके साथ और क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए कहता है तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो वाटर रिसोर्स डेवलप डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो गौर करने वाली बात है, उसको अवार्ड दिया गया है एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 2024 का। अवार्ड देने वाली बॉडी कौन सी है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन और पावर, किसके अंदर काम करती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। कहता है इनको क्यों दिया गया ये अवार्ड बच्चे, तो आप याद रखेंगे पानी को मैनेज करना या वाटर रिसोर्सेस को संभालना, और किस तरीके से, मतलब बोलने का मतलब उसे मॉडर्नाइज करना, और इसको मॉडर्नाइज करने के लिए पैसा किसने दिया था बच्चे, वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो 2017 में। उसके अलावा इसका मेन काम किसकी तरफ रहा है, रिवर की तरफ। उसके अलावा क्या लिखा हुआ यहाँ पर, उसके अलावा प्रोडक्टिविटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर अक्रॉस 47 रिवर और सब बेसिन एरियाज इन तमिलनाडु, ठीक है। तो कुछ एरियाज के ऊपर भी काम इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला आता है संगीत कला निधि अवार्ड की बात करते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा बच्चे, एक म्यूजिक आता है जिसे कहते हैं कार्नेटिक, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक के कई सारे प्रकार हैं, उसमें से एक नाम कौन सा आता है बच्चे आपके पास, कार्नेटिक। और जब हम कार्नेटिक म्यूजिक की बात करते हैं, ये स्पेशली कहाँ से एसोसिएटेड है, तो ये साउदर्न इंडिया में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। सदर्न इंडिया में इसकी ज़्यादा पहचान है, आपको याद रखना है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या लिखा है, जो कार्नेटिक वायलिनिस्ट है जिनका नाम क्या, R.K. श्रीधरम कुमार, अगर हम बात करें श्री राम कुमार, हैज़ बीन कन्फर्ड विद द संगीत कला निधि अवार्ड 2025। और ये एकेडमी कहाँ पर है, मतलब ये कहाँ से दिया जाता है, तो चेन्नई बेस्ड एक एकेडमी है। क्या नाम है इस एकेडमी का, म्यूजिक एकेडमी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। कहता है संगीत कला आचार्य अवार्ड किसको दिया गया यहाँ पर, अब यहाँ पे जो सिखा रहा होगा उसको दिया जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड कार्नेटिक सिंगर एंड फॉर्मर टॉप ग्रेडेड आर्टिस्ट एट ऑल इंडिया रेडियो, क्या नाम है इनका, श्यामलाल वेंकटेश्वरन, इनको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा एक और तमिल आर्टिस्ट है, क्या नाम है उनका, R. गोविंदराजन, इनको दिया गया है, ठीक है। कहता है द म्यूजियोलॉजिस्ट अवार्ड किसको दिया गया, प्रोफेसर C.A. श्रीधरन को। और नृत्य कला निधि वाला किसको दिया गया है, उर्मिला सत्यनारायणन, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है IP अवार्ड। आप सबको कई बार बताया हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो इनोवेशन अवार्ड होते हैं, ठीक है, इनोवेशन अवार्ड जो है उसके साथ ये जुड़ता है। कहता है बच्चे यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करा है। क्या लिखा है बेटा, ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, किसको, या तो ये किसी इंडिविजुअल को दिए जाएंगे या किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी एंटरप्राइज को जिसने एक बहुत ही तगड़ा कंट्रीब्यूशन करा है किसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, मतलब अपने दिमाग वाले काम की बात यहाँ पे की गई है, एंड कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो ध्यान देते हैं इसके अंदर कौन कौन से आपके पास क्या आता है, कैटेगरीज आती है, 13 कैटेगरीज आती हैं। कहता है द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अपना रैंक क्या करा था, इंप्रूव करा था। पहले रैंक था रैंक फ्रॉम 81 to 39 इन 2024, ठीक है। अगला, इंडिया नाउ रैंक 6th ग्लोबली फॉर ट्रेडमार्क फाइलिंग्स विद अप्रॉक्सीमेटली 10,000 या 1 लाख पेटेंट ग्रांट लास्ट ईयर एंड रिफ्लेक्टिंग अ सर्ज इन IP एक्टिविटी, ठीक है। तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इनोवेशंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ ही आपके पास जुड़ता है, ठीक है। अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास यहाँ पे, इंडेक्स, रिपोर्ट और रैंकिंग्स की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं। याद करिए टाइगर के बारे में जब हमारे पास न्यूज़ आई है हमने वहाँ पर कवर किया हुआ है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं और कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है, स्टेटस ऑफ टाइगर
प्रे और अदर मैमल्स की, जिसमें से अगर हम टाइगर की पॉपुलेशन की बात करें तो याद करिए इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा वाला है, नागार्जुन सागर सिरिसल्लम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहां पर किसकी तादाद बड़ी है, टाइगर पॉपुलेशन बड़ी है, जिसमें 76 इंडिविजुअल्स हैं और 11 कब्स अलग से हैं, ठीक है, बच्चे मतलब अलग से हैं। कहता है टाइगर मॉनिटरिंग इज कंडक्टेड अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जो कि कितने सालों में किया जाता है बच्चे, 4 सालों में, ठीक है। कहता है NSTR मतलब ये वाला नेशनल टाइगर वाला स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड कनेक्टिंग टू द शीशचलम, ये वाला जो नागार्जुन सागर है, किसके, शीशचलम हिल रेंज इन द साउथ और अमरावती टाइगर रिजर्व इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट तेलंगाना, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक जगह प्रोवाइड करता है किसको, यहाँ पर टाइगर्स को, कि उनकी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ सके, ठीक है। और याद रखना है बच्चे, हम टाइगर रिजर्व कब लेकर आए थे, ये सब आपको कराया हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे इस बार बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिपोर्ट आई है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि अगर आप गौर करें तो हमारा इंडिया ही नहीं, ग्लोबली हम कुछ ही अनाजों पर क्या है, निर्भर हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो अनाज तो कभी ना कभी खत्म तो होंगे ना, कभी ना कभी कुछ तो होएगा। तो क्या बोला जा रहा है, क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि और भी तरीके से क्या आ सके, हमारे पास क्रॉप्स आ सके यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, कहता है यूनाइटेड नेशन फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली पे आता है, इसने तीसरी रिपोर्ट को क्या करा है, यहाँ पर पेश करा है, जिसमें क्या बोला गया बच्चे, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यहाँ पर इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो किसकी डाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, जो प्लांट जेनेटिक है इनकी क्या होती जा रही है, इनकी डाइवर्सिटी मतलब इनकी विभिन्नता खत्म होती जा रही है। तो ये रिपोर्ट कब पेश की गई, 20th मीटिंग, और कहां पर हो रही थी, रोम। और इस रिपोर्ट के अंदर कितनी कंट्रीज को कवर किया गया है, तो 128 कंट्रीज को इसके अंदर कवर किया गया है, ठीक है। मतलब इसके अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कितने आए हैं, इतने यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला क्या कहता है, देखो कहता है, ये रिपोर्ट कहती है डिस्पाइट द कल्टीवेशन ऑफ अराउंड 6000 प्लांट स्पीसीज, द रिपोर्ट रिवील्ड 60% ग्लोबल क्रॉप वो है बेटा जिसके ऊपर, मतलब अगर हम नोटिस करें तो 9 मेजर क्रॉप्स हैं। वो कौन कौन सी है, एक है गन्ना आपके पास जिसे शुगर केन कहेंगे हम, उसके अलावा मेज, राइस, व्हीट, पोटैटो, सोयाबीन, ऑयल पाम फ्रूट, उसके बाद शुगर बीट और कसावा। कसावा खैर हमारे यहाँ नहीं यूज़ होता है, अफ्रीका में ज़्यादा यूज़ होता है, आलू की तरह दिखता है थोड़ा सा, ठीक है। और कहता है बच्चे साउथ अफ्रीका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखा गया है, थ्रेटन डाइवर्सिटी देखी गई है, ठीक है, क्योंकि ख़त्म होती जा रही है डाइवर्सिटी। अगर नहीं और हुआ बेटा तो फिर आगे काम आने वाले समय पर खराब हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है। अगला कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आइए, कहता है नई दिल्ली बेस्ड, क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है यहाँ पे, कहता है आर्म्ड फोर्सेस। जब भी हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, तीनों इसके अंदर कवर किए जाते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा तो इनकी अपॉइंटमेंट भी पिछले साल की है, इनका नाम है आरती सरीन, ठीक है। ये कौन बनी थी, पहली फीमेल ऑफिसर, सॉरी मेडिकल सर्विस के अंदर ये वो बनी थी, डायरेक्टर बनी थी। कहता है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब इन्होंने बेंगलुरु बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस के साथ कोलैबोरेट करा है। और क्या इसमें किसकी बारे में बात की गई है बेटा, कि जितने भी कौन है यहाँ पर मिलिट्री पर्सोनल्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ केयर और प्लस उनकी फैमिली की देखभाल की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। इट फोकस ऑन, गौर करेंगे यहाँ पे, इट फोकस ऑन रिसर्च, फैकल्टी एक्सचेंजेस एंड एकेडमिक एक्टिविटीज एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो एक जो सैनिक होता है, सैनिक के परिवार के साथ जो लोग जुड़े होते हैं उसके साथ भी यहाँ पर ये बात करता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताते हैं, आप सबको पता होगा कि आर्मी डे हम कब मनाते हैं बच्चे, 15 जनवरी को, सबको पता है। एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। और 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं बच्चे, नेवी डे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इस बार जो हमने आर्मी डे मनाया था 2025 में, वो कौन से नंबर का था, तो वो 77 नंबर का था, ये आप
आपने याद रखना है, ठीक है। और किसकी याद में बनाते हैं तो आपको पता होगा, हमारे जो जनरल KM करियप्पा थे वो क्या बने थे पहले, वो पहले हमारे पास कमांडर इन चीफ बने थे, ठीक है। तो उनकी याद में हम क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं बच्चे, आर्मी डे मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, अगला देखते हैं। अगला आता है गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है उसने क्या बनाया है, तवस्या करके आप इसे कह सकते हैं, ये बनाया गया है। और ये क्या है बच्चे, ये एक सेकंड फ्रिगेट प्रोजेक्ट है। फ्रिगेट का मतलब होता है बच्चे लड़ाकू जहाज, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। कहता है इस फ्रिगेट को, इस लड़ाकू जहाज को 56% इंडिया के अंदर ही बनाया गया है, ठीक है। और तवस्या को किसके साथ डिराइव किया गया है, मेष। आपको पता है भीम की गदा थी, उस गदा की बात की गई है। तो जो महाभारत के कैरेक्टर भीम है उनकी गदा से इसको यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है। और जैसे गदा बहुत ही स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथ सिंबलाइज करती है, ठीक वैसे ही ये भी क्या करेगी, यहाँ पर स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करेगी, ठीक है। कितना मेजर है इसका, तो 1 to 4.8 मीटर, लेंथ कितनी है 15.2, और यहाँ पे इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। कहता है इट हैज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3600 टन एंड टॉप स्पीड कितने नोट्स की बोली गई है, 28। तो इतना तो चलो नहीं भी याद रहे चलेगा आपके पास, पर इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्या इसका काम है, ठीक है। अगला इसी के साथ आगे देखेंगे, आगे क्या कहता है, इसके साथ क्या है, इसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है, ब्रह्मो मिसाइल सिस्टम आप इस पे लगी हुई है, टॉर्पेडो लॉन्च कर सकते हैं, और सुनार और सेंसर सिस्टम है। मतलब अगर इसे उतार दिया जाएगा कहाँ पर, पानी के अंदर, तो ये चीज़ों को सेंस करने की पावर यहाँ पर रखता है, ठीक है। कहता है अक्टूबर 2016 को इंडिया और रशिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था कि इंटर गवर्नमेंटल एक एग्रीमेंट करा था फॉर 4 क्रिवक क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो कहता है जो पहला आया था उसका नाम क्या था, तुशिल, जो कि 9 दिसंबर 2024 में आया। उसके अलावा INS तमाल, ये सेकेंड रशियन बिल्ट शिप है जो कि ट्रायल के अंदर है, और जो हमें कब मिल जाएगी, जून 2025 को मिल जाएगी, ठीक है। और पहला फ्रिगेट जो हमने खुद बनाया होगा वो कौन सा है, त्रिपुट, और त्रिपुट के बाद हमने कौन सा बनाया, तपस्या। आप इसे यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, अगला करंट अफेयर कहता है DRDO ने क्या लॉन्च करा है बच्चे यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस से एयर जाने वाली मिसाइल को यहाँ पर फाउंड किया गया है, ठीक है। देखो बच्चे ये जो मिसाइल है ये नेवी की शिप्स को प्रोटेक्ट करेगा, सॉरी ध्यान देंगे, क्या करेगा बच्चे, ये जो मिसाइल है ये जो नेवी की शिप्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, सीधी सीधी बात है। मतलब ये एक डिफेंस मिसाइल है, अगर हम पे कोई भी आक्रमण होता है जो कि लो लैटिट्यूड पे है, हाई स्पीड में हो, जैसे मान लो कोई ड्रोन आ गया, क्रूज मिसाइल आ गई, तो उसको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत रखता है कौन, VLSRSAM, मतलब वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर, सॉरी सरफेस टू एयर मिसाइल, याद रखेंगे। कहाँ से इसे लॉन्च किया गया, तो आप याद रखेंगे टेस्ट रेंज कहाँ पर आता है, चंडीपुर उड़ीसा में। कितना टारगेट कर सकता है, तो स्ट्राइक टारगेट कर सकता है कितने किलोमीटर तक का, 50 का, और कितनी एलिवेशन पे, तो 15 किलोमीटर। वेट कितना है, 170 किलोग्राम्स, याद रखेंगे। बाकी नहीं याद रखना होता है बच्चे, इतना तो हमें नहीं पूछेगा, ठीक है। अगला कहता है DRDO किसका विंग है, हम सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करता है, ठीक है। आप सबको पता होगा इसके बारे में, किसके अंदर काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये काम करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला गया बेटा, चेयरमैन कौन है, सबको पता है, समीर V कमाथ, हमने कई बार पढ़ा है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली। और जब हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो कब इसकी स्थापना हुई थी, 1950। वैसे तो नेवी की स्थापना अंग्रेजों ने बहुत पहले कर दी थी, पर आज़ाद भारत की जो नेवी है उसकी स्थापना अलग है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली। और एडमायरल कौन है बच्चा, तो याद रखेंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पर LSAM, अगेन एक और मिसाइल आई है आपके पास, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन नेवी ने 10वीं एमिनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बैराज को क्या करा है, यहाँ पे लॉन्च करा है। कहाँ से लॉन्च करा है बच्चे इसको, तो आप याद रखेंगे थाने महाराष्ट्र से। ये कॉन्ट्रैक्ट था हमारे पास कि इन्होंने हमें 11 ACTCM प्रोवाइड करने थे, जिसमें से 9 अभी डिलीवर हो गए हैं और बाकी सब हमारे पास आने हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ पढ़ लेंगे,
फैक्चुअल न्यूज़ है, इसको और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है हमारे पास, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स पर कर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है बच्चे यहाँ पर चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स, ये आप खुद पढ़ते हैं, मैं आपको कभी नहीं बताती इसके बारे में, तुम्हें पता है कार रेसिंग है यार, बस कंट्री बढ़ के जानी होती है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 गौर करेंगे, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। आइए, कहता है इंडिया एमर्ज्ड, इंडिया जीत चुका है दोनों कैटेगरी के अंदर, मेन एज वेल एज वुमेन कैटेगरी के अंदर। कहां पर हुआ है ये, तो वॉल्वरहैम्पटन, कहां पर आता है बच्चे, यूके में, बस आप यूके याद रखो, वहां पर हुआ था। इंडिया की जो मेन टीम है उसने इंग्लैंड को हराया 41, उसके बाद वाइल जो इंडियन वुमेन टीम है उसने 57-34 की विक्ट्री यहां पर ली है, ठीक है। कैप्टन कौन है, रितु नेगी, जो कि वुमेन स्क्वाड को हेड कर रही है, और वहां पर मेन वाले में कौन है, तो पवन शेरावत, ये आप यहां पर याद रखेंगे। कहता है जो पहला एडिशन है किसका बच्चे, कबड्डी वर्ल्ड कप का, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मलेशिया में 2019 में, जिसमें बात करें इंडिया है ऑल्सो हैड सिक्योर्ड बोथ मेन एंड वुमेन टाइटल बाय डिफीटिंग ईरान एंड चाइनीज ताइपई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने हराया था और इस बार भी हम यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे इसी के साथ आगे देख लेते हैं, इसी के साथ कहता है मेन कंपटीशन के अंदर जो है वो कितनी टीम्स थी, 10, और वुमेन के अंदर कितनी थी, 6। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन जो है, जैसे वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन भी कहा जाता है, ये कबड्डी को क्या करती है, कबड्डी के लिए एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, 56 नेशनल फेडरेशन वर्ल्ड वाइड, और उसके अलावा इन सबको यहाँ पर शो करती है, ठीक है। इसके हेड कौन है, तो याद रखेंगे विनोद कुमार तिवारी, जो कि इंडियन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बेटा कबड्डी के, तो जयपुर राजस्थान, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और कब बना था, तो 2004 इसका आंसर आपके पास आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला आता है फिग। अब फिग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, फेडरेशन ऑफ जिम्नास्ट की बात हुई है बच्चे, ठीक है। आप सबको इस तरीके से पता होगा, जिम्नास्ट आ गया। कहता है इंडियन जिम्नास्ट, क्या नाम है इनका, प्रणति नायक। तो अब यहाँ पे याद रखो, देखो डांस जैसा दिखता है ना थोड़ा सा, तो नायक आप याद रख सकते हैं। ब्रॉन्ज मेडल मिला है इनको, याद रखेंगे। और कहाँ पर हुआ है ये, तो अंताल्या टर्की में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहता है शी डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, कितने पॉइंट स्कोर करे हैं, 13.417 पॉइंट, और सिक्योरिंग थर्ड प्लेस बिहाइंड अमेरिकन जयाला हैंग और कैलरी पीस के अलावा देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है कहता है यहाँ पर, अब आप इसको पढ़ लेना, आप इसके साथ और कुछ नहीं है। जो इसके पहले 2 एडिशन थे वो कहाँ पर हुए थे, कॉटोबस जर्मनी और बाकू अजरबैजान में हुए थे, ठीक है। चलिए आगे आता है कौन सा वाला सेक्शन हमारे पास, बैंकिंग और इकोनॉमी, इसको भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। आइए क्या कहता है, बात करते हैं। कहता है सेबी ने क्या करा है बच्चे, गौर करना, सेबी ने क्या करा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सोशल एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या कर दिया है, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट था उसे क्या कर दिया, कम कर दिया। आप सबको पता है कि सेबी किससे डील करता है बच्चे, तो सेबी डील करता है किसके साथ, यहाँ पर स्टॉक्स के साथ, या फिर मार्केटिंग इन्वेस्टिंग के साथ यहाँ पर डील करता है, ठीक है। अब पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज या सोशल स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है बेटा मार्केट यहाँ पे, ठीक है। देखो बेटा, मतलब ऐसी कोई भी कंपनी, पहले हम क्या समझने जा रहे हैं यहाँ पर, किसका मतलब, यहाँ पर ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसके बारे में समझते हैं। मतलब बेटा जब कोई भी कंपनी, ठीक है ध्यान से सुनना है, मतलब जब कोई भी कंपनी पैसे लेगी शेयर मार्केट के थ्रू, ध्यान से सुनना, जब कोई भी कंपनी पैसा लेती है किससे, शेयर मार्केट्स के थ्रू, पर उस पैसे को अपने पर्सनल चीज़ों के लिए नहीं ले रही है, वहाँ पे वो किसके खत्म करने के लिए ले रही है, जो सोसाइटी के अंदर मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ले रही है। जैसे कि क्या एग्जांपल आ जाएगा आपके पास इसका, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। उसके अलावा ओल्ड एज लोग हो गए, उनकी मदद करना हो गया, ये सब इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझो पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो कहता है ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है बच्चा, ठीक है, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2019 और 20 के बजट के अंदर। यहाँ पे सीधी सीधी बात है बेटा कि मेरे पास इतने
पैसे हैं या मैं शेयर खरीद सकती हूँ, पर मैं शेयर किस काम के लिए खरीद रही हूँ, ताकि सोसाइटी में भला हो सके। ठीक है, चैरिटी तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, या तो चैरिटी भी कर सकते हैं, पर ये भी एक मेथड इस तरीके से देखा जा सकता है। ठीक है, कहता है इसके बाद का यहाँ पर, दिस डिसीजन इफेक्ट इमीडिएटली एम्स टू एनकरेज रिटेल इन्वेस्टर टू सपोर्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप क्या करेंगे, आप शेयर खरीदेंगे और आप इन शेयर्स को कहाँ पर लगाएंगे, उन एनजीओज में जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई हो सकती है, या बच्चों के लिए कपड़े हो गए, खाना हो गया, ये सारी चीज़ें उनके अंदर कवर की जा सकती हैं। कहता है जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, दीज आर डोनेशन बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ इन्वेस्टर फंड्स एनपीओज विदाउट एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे उसको कोई पैसा नहीं आ रहा है। देखो, जैसे समझो हमने कहीं पे पैसा लगाया तो हमें बदले में उसका इंटरेस्ट कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगा हमारे पास बेनिफिट उसका, पर इस केस में कुछ नहीं आना है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चैरिटी टाइप ही हुआ बेटा कि आप इस तरीके से इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके साथ देख लेंगे, बाकी और कुछ नहीं करके जाना है आपने। ठीक है, चलिए अगला, आरबीआई ने क्या करा है बच्चे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल स्टेट ऑफ इकोनॉमी पब्लिश्ड बाय आरबीआई, ये मार्च के बुलेटिन में था, नेट इनफ्लो फ्रॉम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आप सबको पता है बच्चे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है जो बाहर से क्या आता है, हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, देखो, जब भी हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की बात करते हैं, इसी को हम ओवरसी बोरोइंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम ओवरसी बोरोइंग भी, इसको हम नाम यहाँ पर दे देते हैं। ओवरसी मतलब इंडिया के बाहर से पैसा ले रहे हैं आप। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, मतलब जब हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, अब हमारी कोई कंपनी है, मान लो XYZ, वो डोमेस्टिक मार्केट से तो पैसा उसने उठाया ही हुआ है, पर उसके अलावा वो बाहर के बैंक और इन्वेस्टर से भी जब पैसा बोरो करती है, और पैसा क्यों बोरो करेगी बेटा बाहर से भी, ताकि उसकी कंपनी का ग्रोथ और हो सके, ऐसे बोरोइंग को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है, और क्या कहता है यहाँ पर कि जो नेट इनफ्लो है वो बड़ा है 2 टाइम्स, ये आपको इसके साथ देखना है। ठीक है, ये बाकी डेटा आप इसके साथ देख लेंगे और कुछ नहीं करना है बेटा, डेटा एक बार पढ़ लेना है आपने इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब अगला क्या कहता है, अगला कहता है आरबीआई ने फिर से पेनल्टी लगा दी है, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, और एक इसमें गौर करने वाली बात थी कि नेशनल बैंक्स पे तो लगती रहती है पेनल्टी, ठीक है, जो इंडिया के अंदर बैंक है, पर उसके अलावा अमेरिका का एक सिटी बैंक है, ठीक है, इसने भी क्या करा है, इसने फेमा आपको पता है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, ठीक है, उसके अंदर कोई गड़बड़ करी है, इसीलिए इसको यहाँ पर बंद किया गया है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर मतलब पेनल्टी लगाई गई है। ठीक है, चलिए अगला आता है सेबी कमेटी टू रिव्यू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टॉप रैंक। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है जो मार्केट को रेगुलेट करने वाला सेबी है, उसने क्या अप्रूव कर दिया है, एक हाई लेवल कमेटी बैठेगी जो क्या चेक करेगी बच्चे, गवर्नेंस और रीवैम्प रूल्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सीधी सीधी बात है, जो कंपनी के अंदर मतलब सेबी के अंदर जो कौन है, बोर्ड ऑफ मेंबर हो गए, कोर्ट ऑफ हो गए, या जितने भी मतलब चेयरमैन टाइप्स लोग हो गए, उनके बीच में किसी भी प्रकार का करप्शन हो गया या उनके बीच में आपसी मतभेद, इन सबको सॉल्व करने का काम करेगी। तो कहता है क्या HLC जो हाई लेवल कमेटी है, इसका टास्क क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करना रेगुलेशन गवर्निंग प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, तो मेन गौर किस पे किया जाएगा, तो आप याद रखेंगे बोर्ड मेंबर्स पे ये सारा काम किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला बढ़ते हैं इसके साथ का और आगे देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला आता है बच्चे, आरबीआई ने रिवाइज कर लिया है किसको बच्चा, PSL नॉर्म्स को। क्या नाम है इसका, PSL नॉर्म्स, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात यहां पर की गई है। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं बच्चे, नाम से क्लियर हो रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब ऐसे कुछ एरियाज जो भारत सरकार को और आरबीआई को लगता है कि इनके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे कुछ प्रायोरिटी लिस्ट होती हैं, जैसे हमारे घर में भी यार सैलरी आती है तो हम उसमें कुछ प्रायोरिटी काम करते हैं ना, कि हमें पहले ये काम करना है, पहले फलाना काम करना है। ठीक वैसे ही यहाँ पर कुछ प्रायोरिटी क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, जिसमें जैसे मान लो एक घर की नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान शकान सब कुछ हो गया, वैसे ही एक कंट्री की भी कुछ बेसिक नीड्स हैं ताकि उसकी इकोनॉमी चलती रहे, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सबने सुना होगा, जैसे कि एजुकेशन हो गया,
MSME हो गया, हाउसिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये सब इसके अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, कहता है रिवाइज करा है गाइडलाइन और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ताकि क्रेडिट एक्सेस बढ़ सके, मतलब पैसे का फ्लो यहाँ पर बढ़ सके। ये जो गाइडलाइंस हैं ये कब से लागू की जाएंगी, 1 अप्रैल 2025 से, याद रखना है आपने। और क्या किया जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर अब और ज़्यादा फोकस, मतलब अब जो लोन्स हैं वो क्लासीफाई किए जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्लाइमेट चेंज को लेके भी तो है ना यार। ठीक है, तो इसके साथ यहाँ पर जुड़ता है। ठीक है, बाकी नहीं घुसना इसमें और ज़्यादा, क्योंकि फिर आप खज्जल हो जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको थोड़ी थोड़ी टर्म्स थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है आपके पास, कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिनटेक सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए क्या बनाई है, मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमेटी ऑन फिनटेक। आप सबको पता है बच्चे फिनटेक क्या है। ठीक है, हम सबको पता है कि जब मतलब जहां पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियली जो सर्विसेज होती हैं वो आपस में मर्ज कर जाती हैं, या फिर जैसे मान लो मनी ट्रांसफ़र हो गया, इसमें ऑनलाइन बैंकिंग हो गई हमारे पास, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती हैं। ठीक है, इस कमेटी के अंदर कौन आएंगे बच्चा यहाँ पर, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नाम आएगा नागार्जुन मदारियाला। ठीक है, ये नाम पढ़ लेना है आपने। और क्यों, क्योंकि जो भी चैलेंजेस फेस करेंगे फिनटेक कंपनीज, उनके लिए उनकी पॉलिसीज़ को चेक करने के लिए, रेगुलेशन वगैरह वगैरह के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट सेक्शन आपके पास आता है कौन सा वाला, डेज, और डेज करके फिर हम इसको यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आता है क्वेश्चन आपके पास वर्ल्ड स्पैरो डे, कई बार आपको पहले भी कराया, कब मनाते हैं हम, 20 मार्च को। और ध्यान देते हैं ये इसको क्या कहा जाता है, इसे पैसर डोमेस्टिकस कहा जाता है। ये आपको घरों में देखने को मिल जाती है। थीम क्या है, अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर, इसे क्या कहा जाता है, याद रखेंगे आप। और उसके अलावा 2012 में इसे किसका स्टेट बर्ड घोषित किया गया था, दिल्ली। और एज वेल एज याद रखना बच्चे, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ बिहार की भी स्टेट बर्ड कौन है बच्चे, तो बिहार की भी स्टेट बर्ड स्पैरो है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है आपके पास इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब रंग के बेसिस पे भेदभाव करना। ठीक है, रंग के बेसिस पे क्या करना, भेदभाव ना करना, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब बेटा एक्चुअली में ये किसकी मेमोरी में याद किया जाता है, तो एक ना जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, वैसे ही शार्पेविले एक मैसेकर हुआ था। ठीक है, वो यहाँ नहीं हुआ था, अफ्रीका की बात है। ये मैसेकर हुआ था जिसमें अनगिनत अफ्रीकन लोग, क्योंकि उनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, तो याद रखेंगे ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, 21 मार्च को ही हुआ था। और जब लोग, एक बिल आया था वहाँ पर, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और जो पुलिस थी उस समय पे, उसने 69 लोगों को क्या कर दिया था, मार दिया था, याद रखना है। तो उसकी मतलब उस डे, जो वो काला दिन है, उसकी याद में हम इसको यहाँ पर मना रहे हैं, ताकि ऐसे दोबारा ना हो सके। थीम क्या है बच्ची, 60th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इसका, और ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15, 16 और 29 आपको क्या बोलता है, यहाँ पर आपको रोकता है, आपको प्रोहिबिट करता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। रेशियल मतलब कलर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ल्ड पोइट्री डे कब मनाया जाता है, पोइट्री आप सबको पता है बच्चे। ठीक है, आपको याद होगा अभी वो चलाया था ना, युवा करके प्रोग्राम चलाया था, यूथ नर्चर प्रोग्राम चलाया गया था। उसके अलावा राइटर विलेज कौन सा वाला बना था, याद करो, राइटर विलेज बना था कौन सा वाला, उत्तराखंड। तो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं, पोइट्री डे मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बेटा हमें उन लैंग्वेजेस, क्योंकि एक तो इंडिया में लैंग्वेज को लेकर डाइवर्सिटी बहुत सारी है, और साथ ही साथ क्या करना है, हमें ऐसी लैंग्वेजेस को भी बचाना है जो खत्म होने की तादाद हैं। तो क्या लिखा है, पोइट्री, थीम क्या है, पोइट्री एज अ ब्रिज फॉर द पीस एंड इंक्लूजन, याद रखेंगे। 1999 में यूनेस्को की एक अपनी 30th जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस में, जहां प्रोक्लेम किया गया था कि द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, वर्ल्ड पोइट्री डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है बच्चे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, 10 है और 16 है, वो किससे डील करता है,
कहीं ना कहीं एजुकेशन कह सकते हैं आप, या इनइक्वालिटीज़ कह सकते हैं, या जस्टिस वगैरह आप इसको यहाँ पर कवर कर सकते हैं, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सबको पता है, और कब बना था, 1945 में, ठीक है। अगला आता है बच्चे डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का बेटा अगर हम इसको इजी भाषा में समझें तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है। ये तब होता है बच्चे जब किसी व्यक्ति के शरीर में जो क्रोमोसोम 21 होता है, अब ये क्रोमोसोम साइंस में आता है आपके पास, क्रोमोसोम नंबर कौन सा वाला बढ़ जाता है बच्चे, क्रोमोसोम 21 जब बढ़ जाता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम ये बच्चों में देखी जाने वाली बीमारी है, मतलब मानसिक रूप से वो थोड़े से क्या रहते हैं, पिछड़े हुए आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कब मनाया जाता है, ये भी 21 मार्च को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और क्या थीम है इसकी, इंप्रूव आवर सपोर्टिव सिस्टम्स, ठीक है। और कौन से कलर के रिबन आते हैं इसके लिए, येलो एंड ब्लू, याद रखना है। अगला आता है आपके पास इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, स्टार मार्क करने वाला है। मार्च 21 को हर साल हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाते हैं, ठीक है, 21 मार्च को। और याद रखना है बेटा थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड फूड, और उसके अलावा ये आप इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और बेटा इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहाँ पे परसेंटेज ऑफ जंगल ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला आता है वर्ल्ड ग्लेशियर डे। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डे हम पहली बार दिसंबर में करंट अफेयर हमने करा था कि 21 मार्च को हम पहली बार क्या मनाएंगे, वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाएंगे, ठीक है। आप सबको पता है बच्चे कि ग्लेशियर्स हमारे लिए क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स हमारे लिए वाटर का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, एंड आर्कटिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया, जहाँ पर आपको ज़्यादा पैमाने पे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अब क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स की भी तादाद कम होती जा रही है, ठीक है। तो आप इसके साथ पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने स्टैब्लिश करा है, तो यूएन, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2024, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ने इसे पब्लिश करा था। वो कहता है कि 2022 से लेके 2024 के बीच में सबसे ज़्यादा लॉस किसका हुआ है बच्चे, ग्लेशियर आइस एवर रिकॉर्डेड ओवर 3 ईयर पीरियड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसीलिए कंसर्न है यहाँ पर हमें, इसीलिए हम क्या मनाने जा रहे हैं बच्चे, इंटरनेशनल ग्लेशियर डे यहाँ पर मनाने जा रहे हैं, ठीक है। अगला उसके बाद है साउथ कैस्केड ग्लेशियर इन वॉशिंगटन, इसको ग्लेशियर ऑफ द ईयर का ऑनर दिया गया है। और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WMO की बात करें तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1950, और एजेंसी कब बना था, 1951 में। अर्थ आर क्या होता है बच्चे, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 घंटे के लिए लाइटों को बंद करना, 1 घंटों के लिए क्या करना, एक पूरे घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देना सारी की सारी नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो इसको लाइट ऑफ इनिशिएटिव भी कहा जाता है। इसे पहली बार शुरू किया गया था ऑस्ट्रेलिया में सन 2007 में, ठीक है। मतलब अर्थ आर आप इसे कह सकते हैं। और याद रखना बच्चे कब मनाया जाता है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो लाइट ऑफ का मतलब एक कंट्रीब्यूशन हो गया, अर्थ के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया, इस सेंस में इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे अगला कहता है वर्ल्ड वाटर डे, डबल स्टार मार्क, कौन सा आता है आपके पास, 22 मार्च। और आप सबको पता है बच्चे ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये हमारी थीम है। वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कोलैबोरेट करा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने लॉन्च करा था क्या, जल शक्ति अभियान। कहाँ से लॉन्च करा है बच्चे, तो कैच द रेन 2025, पंचकुला हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अगला आता है शहीदी दिवस। आप सबको पता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी 23 मार्च को। ये उसके साथ यहाँ पर आपके पास कनेक्टिविटी बैठाता है, ठीक है। आप सबको पता है कि इनको 1931 मार्च 1931 जब गांधी कौन सा पैक्ट साइन करके लौटते हैं, गांधी इरविन पैक्ट साइन करके लौटते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद ये सब चीज़ें की जाती हैं और उनको फांसी की सज़ा यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। आपको
पता है कि उनको किसका चार्ज लगा था, तो उनके ऊपर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस लगा था। और क्योंकि किसकी डेथ हुई थी, तो इन्होंने किसे मारा था, जॉन सॉन्ड्रस को। वैसे मारना तो स्कॉट को था, पर मारा कौन गया था यहाँ पे, सॉन्ड्रस। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहता है, कहता है आपके पास 23 मार्च, ये तो क्लियर हो गया, लाहौर में इनको सेंट्रल जेल में इनको फांसी दे दी जाती है। उसके अलावा भी हम क्या मनाते हैं, शहीदी दिवस मनाते हैं। तो एक 30 जनवरी को, जो कि हम पढ़ चुके हैं, जब नथुराम गोडसे ने फादर ऑफ द नेशन को मारा था, मतलब महात्मा गांधी को। 19 मई को क्या मनाते हैं बच्चे, हम लैंग्वेज शहीदी दिवस मनाते हैं, या भाषा शहीदी दिवस मनाते हैं। ये एक्चुअली में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट आया था 1912 से लेकर 1956, मतलब इन टाइमों के बीच के पास, ठीक है। उसके बाद 17 नवंबर 1928 को किसकी डेथ हुई है, लाला लाजपत राय की, याद रखना है आपने। और जब, क्योंकि साइमन कमीशन के खिलाफ इन्होंने पूरा का पूरा डंका बोला हुआ था, और तब इनको गोली चला देता है कौन, वैसे गोली चलवाने वाला, ऑर्डर देने वाला कौन था आपके पास, यहाँ पे जेम्स स्कॉट ही था। और इसी का बदला किसने लिया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 19 नवंबर बर्थ एनिवर्सरी आती है किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। और याद रखना है आपको कि उनको हम क्यों जानते हैं, क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है रिवोल्ट ऑफ 1857 पे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला आता है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे। कब मनाया जाता है बच्चे, 23 मार्च को। थीम क्या थी, क्लोजिंग द क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर्स, ठीक है। और जब हम इंडिया वाले की बात करते हैं, मतलब इंडियन मीटेरोलॉजिकल डे, वो हम 16 जनवरी को मना चुके हैं, हमने करंट अफेयर में कवर कर लिया है, ठीक है। और क्या बताता है बच्चे मेटीरियोलॉजी, तो जितना भी वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड पैटर्न्स होते हैं उनको यहाँ पर बताता है, ठीक है। टीवी डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें बच्चे, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, 24 मार्च को, ताकि हम क्या खत्म कर सके, टीबी जैसी घातक बीमारी को खत्म कर सके। यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, ये थीम था इसका। इंडिया का गोल है कि वो पूरी के पूरी टीबी को खत्म करेंगे, कब तक बच्चे, 2025 तक, ये याद रखना है। जो कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी यही टारगेट है कि टीबी को खत्म करना है, पर उनका टारगेट है 2030 और हमारा टारगेट क्या है, 2025, ठीक है। तेलंगाना को, ठीक है, बहुत ही क्या दिया गया है, बेस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया है, किसके लिए, यहाँ पे इस टेस्ट के लिए, ताकि टीवी मुक्त जो भारत अभियान कैंपेन है उसे यहाँ पर चलाया जा सके, मतलब उसमें सक्सेसफुल इनको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे एक और भारत सरकार ने प्रोग्राम चलाया हुआ था जिसका नाम है निक्षय, या निक्षय से पोषण अभियान भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर बच्चा हर बंदे को, मतलब जिसको टीबी है उसको 1000 रुपये दिया जाएगा, ताकि वो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाए और अपने आप को टीबी मुक्त करने में सक्षम बन पाए, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला आता है इसके बाद स्लेवरी, आप सबको पता है बच्चे, दास प्रथा जो है वो इंडियंस को भी साउथ अफ्रीका ले जाया गया, साउथ अफ्रीका को अमेरिका ले जाया गया, उसके खिलाफ ये आवाज़ यहाँ पर उठाई जाती है, ठीक है। कहता है क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, ह्यूमन राइट वायलेशन, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आपके पास यहाँ पे कि अभी की प्रथा नहीं है बच्चे, पता नहीं हजारों की तादाद पे जो स्लेव्स थे उनको यहाँ से ले जाया जाता था, ये प्रथा थी बेटा पहले, ठीक है। थीम पढ़ लेंगे इसकी और कुछ नहीं। अगला आता है थिएटर डे। थिएटर आप सबको पता है बेटा, आज तो थिएटर की अगर हम बात करें तो आज थिएटर हमें मूवीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और आज भी कुछ जगहों पे थिएटर आपको सोशल मैसेज प्रोवाइड करते हैं, जो एंशिएंट टाइम पे भी करते थे, ठीक है। तो वैसे ही वर्ल्ड थिएटर डे हम कब मनाते हैं, 27 मार्च को, याद रखना है। इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के और उसे आगे ले जाने में भी, ठीक है। आगे इसके बाद कहता है आपके पास यहाँ पर, अच्छा इंडिया की जब हम बात करेंगे थिएटर की बेटा, तो इंडिया में थिएटर की शुरुआत तब शुरू होती है जब भारत मुनि की किताब आती है जिसका नाम क्या था, नाट्य शास्त्र, ठीक है। क्या नाम आती है, नाट्य शास्त्र, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। और किसकी किताब है ये, तो इसे भरत मुनि भी कहते हैं, वैसे भरत मुनि इनका नाम है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आई होप आपके पास यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।